तो फर्स्ट बेसिक जो स्टार्ट हम इसमें करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिकली हम देखेंगे कि जो पूरा एंजियोस्पर्म से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें जिम्नोस्पर्म का पार्ट देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नो मतलब होता है क्या होता है नेक्ड, और स्पर्म मतलब क्या होता है सीड। तो बेसिकली जो हमारा जिम्नोस्पर्म है कैसा होता है, नेक्ड सीड होता है, मतलब कि इसमें जो सीड तो प्रेजेंट होता है बट इसमें सीड कोट नहीं होता है। और इसके साथ साथ इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो इसमें फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, मतलब कि इनमें फ्रूट नहीं बनते हैं। और अगर हम इसमें जो बात करते हैं एंडोस्पर्म की, तो जो एंडोस्पर्म रहता है इसमें हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। तो ये पॉइंट आपको जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जरूर याद रखना है कि नेक्ड सीड होता है, मतलब कि उसके ऊपर सीड कोट नहीं होता, और इसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं। और देन इसके बाद इसमें जो एंडोस्पर्म रहता है वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। देन अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं सारे हमारे, और इसमें जो डोमिनेंट फेज रहती है वो स्पोरोफाइट रहती है। और इसमें जो सीड्स हैं वो कैसे रहते हैं, इनक्लोज रहते हैं सीड कोट में। तो ये बेसिकली इसका कैरेक्टर रहता है। तो आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट या कोई स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, उससे उसकी प्रोजेनी के जो बनने की है, नए जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रिएट होने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जो रिप्रोडक्शन का मैनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्लांट ब्रीडिंग में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अच्छी जानकारी होगी तो आपको उसका जेनेटिक जो बैकग्राउंड है, किस तरह से वो जेनेटिक तौर पे बिहेव करता है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। और इससे हमको क्या एडवांटेज होता है कि जो डिफरेंट ब्रीडिंग के गोल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है तो उसमें हम प्योर लाइन की तरफ काम करते हैं होमोजाइगोसिटी को बढ़ाने के लिए। बट अगर कोई क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का यूटिलाइजेशन करके हाइब्रिड वेराइटीज, कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये गोल को इफेक्ट करता है। देन इसके बाद स्कीम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, आप कौन सी स्कीम यूज करेंगे, कौन सी मेथड का यूज करेंगे उस पर इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये सब हमारे किस पर डिपेंड करता है, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उस पर बेसिकली। तो अगर देखा जाए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फिजन होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। देन एसेक्सुअल में इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि एसेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फिजन नहीं होता, मतलब कि फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। तो एसेक्सुअल को भी अगर हम आगे क्लासीफाई करें तो दो बेसिस पे कर सकते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, अगर उसके कोई वेजिटेटिव पार्ट्स होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। और एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन तो होता है बट सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनता है। सीड किसका कैरेक्टर होता है, बेसिकली अगर देखें तो सीड किसका कैरेक्टर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट जो एसेक्सुअल में एपोमिक्सिस होती है, इसमें क्या होता है कि सीड तो प्रोड्यूस होता है बट जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। तो ये इसकी, कई बार इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ गया तो आप इसको याद रखें। बट अगर हम बेसिकली ब्रॉड टर्म में देखें, तो ब्रॉड अगर टर्म में देखें तो जो एपोमिक्सिस है हमारा, इसमें भी इसी के अंतर्गत हमारा वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, जो डिफरेंट टाइप से हम बडिंग करते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, लेयरिंग वगैरह करते हैं, कटिंग, तो वो सब भी इसी में आ सकता है। तो बेसिकली एपोमिक्सिस भी अगर हम देखें तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है एक एमोस्पर्मी, मतलब कि सीड प्रोड्यूस करके हो रहा है। तो बट अगर अलग अलग तरीके से देखें तो वो दोनों तरीके से आप इसको ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला वेजिटेटिव, दूसरा है एपोमिक्सिस। अगर हम वेजिटेटिव में जनरली बात करें तो आप हॉर्टिकल्चर में भी देखेंगे डिफरेंट जो मेथड्स हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, उनका यूज किया जाता है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह हुए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस किस में कौन से प्रोड्यूस होते हैं। तो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स हैं वो ट्यूबर, जैसे कि पोटैटो हुआ, बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक में। एंड जो राइजोम है, राइजोम जिंजर एंड टर्मेरिक में। और जो कॉर्म है वो हमारी किस में यूज होता है, बेंडा एंड अरबी में इसका यूज किया जाता है। देन इसके बाद है सब एरियल स्टेम। सब एरियल मतलब कि जो सरफेस पे रहते हैं जनरली और हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं जनरली। तो बेसिकली इसमें जो हमारे आते हैं वो है मिंट और डेट पाम में जनरली इनका यूज होता है। देन बुलविल्स, बुलविल्स क्या होती है, मॉडिफाइड फ्लावर्स होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। और ये डायरेक्टली प्लांट में डेवलप हो जाती हैं विदाउट सीड फॉर्मेशन, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता फ्लावर से, डायरेक्टली ये क्या करेंगी, प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बुलविल्स भी दो तरीके से हो सकती हैं नेचुरली अगर देखें हम। तो जो गार्लिक होता है उसकी लोअर इन्फ्लोरेसेंस में अगर हम यूज करते हैं तो उसका बुलविल्स उसमें प्रोड्यूस होती हैं। और अगर हम इसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं किसी कल्चर मीडिया का यूज करके, जैसे कि जो यंग इन्फ्लोरेसेंस है कैर्डेमोम का, उसका अगर हम कल्चर करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियली बुलविल्स इंड्यूस हो सकती हैं उसमें भी।
देन अगर बात करें आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं, कटिंग हमारी, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ये सब आप हॉर्टिकल्चर में देखने वाले हैं कि किस किस में पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। तो बेसिकली स्टेम कटिंग्स वगैरह, शुगर कैन, ग्रेप, रोज, इनमें, देन रूट कटिंग, स्वीट पोटैटो, लेमन्स वगैरह इनमें यूज होती हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस में क्या होता है कि सीड तो फॉर्म होता है, ठीक है, सीड बनता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो सीधी बात होगी कि ये अपने जो पेरेंट है उनके आइडेंटिकल होता है, मतलब कि इनका जो जीनोटाइप उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं पाया जाता। और जितने भी प्लांट एपोमिक्सिस से बनते हैं, जितने भी सीड्स बनते हैं, वो आइडेंटिकल जीनोटाइप वाले बेसिकली होते हैं। देन अगर इसके बात करें तो एपोमिक्सिस बेसिकली टू टाइप की होती है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव में मतलब उसके पास फैकल्टी प्रेजेंट है कि वो सेक्सुअल भी कर सके एपोमिक्सिस के साथ साथ। और दूसरा होता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है कि ओनली अगर उसमें एपोमिक्सिस होती है तो वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। बेसिकली अगर मेजरली क्रॉप्स में देखा जाए तो जो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस पाई जाती है, मतलब कि एपोमिक्सिस के साथ साथ भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है। बहुत कम स्पीसीज में देखने को मिला है कि ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस एज अ प्रेजेंट रहती है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि अगर फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है तो उसमें सेक्सुअल एंड एपोमिक्सिस दोनों प्रेजेंट होंगी, बट अगर ऑब्लिगेट है तो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में ओनली एपोमिक्सिस ही प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। देन अगर इसके बाद हम देखें इसमें बेसिकली एपोमिक्सिस को और अगर हम क्लासिफाई करें तो ये रीजनरेशन के बेस पे, मतलब कि जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको रीजनरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो इसके बेसिस पे हमने दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया। पहला है हमारा रिकरेंट। रिकरेंट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक है डिप्लॉइड सेल से डेवलप होता है। जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है वो कैसा डिप्लॉइड सेल से डेवलप होता है और इसमें क्रोमोसोम में कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है। दिस प्रोसेस रिपीटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम जनरेशन टू जनरेशन रिपीट कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे लिए सीड बन रहा है, जो प्रोजेनी मिलती है, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि रिकरेंट है, तो मतलब बार बार आपको इसका रीजनरेशन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम में रिडक्शन नहीं देखने को मिलता। एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम दी डिप्लॉइड सेल्स। बेसिकली किस किस में देखने को मिलता है, तो जो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है, डिप्लॉइड एपोगेमी है और डिप्लॉइड जो एपोस्पोरी है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड उससे डेवलपमेंट होता है। देन इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं कि नॉन रिकरेंट में किस तरह से होता है। तो नॉन रिकरेंट, हेलो, हेलो हाँ सर, रिकरेंट ऑन सेकेंड सर, क्या करना है? कितने रिकरेंट मिक्स ऑन सेकेंड? रिकरेंट समझ नहीं आया। नहीं सर, वो ठीक है, मैं विच लास्ट बेसिस में वो बताऊँ। क्लासिफाई के सर? ओके ओके। लास्ट लास्ट में सारे डाउट क्लियर करूंगा एक साथ, ठीक है। देन नॉन रिकरेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड सेल से डेवलप होता है, जबकि रिकरेंट में हमने किससे बात की थी? डिप्लॉइड उससे डेवलप होता है रिकरेंट में। बट नॉन रिकरेंट में क्या होता है? हैप्लॉइड से डेवलप होता है। जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि हैप्लॉइड जो होता है स्टेराइल कंडीशंस में होता है, और जब हैप्लॉइड सेट पाया जाता है क्रोमोसोम्स का, तो वो जनरली क्या कॉज करता है? स्टेरिलिटी कॉज करता है। जब स्टेरिलिटी होगी तो वो क्या होगा, उसको हम बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते। बट रिकरेंट वाले में क्या था, जो एम्ब्रियो सैक था वो डिप्लॉइड था, उससे हम क्या कर सकते थे कि जो डिप्लॉइड प्लांट्स रहता है उसको हम बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते थे, तो वो फर्टाइल रहता है। तो उसी के कारण हम उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट नॉन रिकरेंट में क्या रहता है, नाम से पता चल रहा है कि उसको हम बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ऑब्टेन प्रोजेनी कैन नॉट बी मेंटेन फर्दर। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से आएंगे? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगेमी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एपोमिक्सिस का टाइप है वो है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बेसिकली आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर आपको जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो एग सेल से होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस इस कंडीशन को बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आप इसको देख लें। जो आपका मेगा गैमेटोफाइट होता है इस तरह का होता है। यहाँ पे दो सिनर्जिड्स होती हैं, बीच में एक्स सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है, तीन ऊपर क्या होती हैं? एंटीपोडल सेल्स इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये डायग्राम मतलब थोड़ा इस तरफ अगर आप घुमा लेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें देखने को बेसिकली हमारे लिए मिलता है। तो ये जो दो सिनर्जिड्स हैं, ये एक्स सेल है, ये तीन एंटीपोडल सेल्स हैं। इसके ऊपर चलाजल एंड्स होगा, इधर इंटेगुमेंट्स होंगी, और यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड्स होता है वो होगा। यहाँ से जो रफा होते हुए यहाँ से वापस निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या बनता है,
इसका फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो सेक का। तो एम्ब्रियो सेक में से अगर जो हमारी एग सेल है उससे अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली दो तरह की हो सकती है, एक होती है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी होती है हमारी डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। नाम से ही हमको पता चल रहा है, अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है हैप्लॉइड एग सेल से होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। बट अगर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो डिप्लॉइड एग सेल से होता है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसके एग्जांपल्स अगर हम जनरली देखें तो जो बेसिकली एग्जांपल्स हैं वो सोलेनम नाइग्रम और इधर है हमारा टेरेक्सिकम। टेरेक्सिकम का जरूर याद रखना कि ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है। ये जनरली ग्रासेस में देखने को मिलती है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होगी मतलब वो कैसी होगी, रिकरेंट होगी, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बट जो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है स्टाइल होती है और ये नॉन रिकरेंट होती है। अब अगर हम देखें पार्थिनोजेनेसिस के कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब कि रीजंस क्या क्या हैं जिनके कारण पार्थिनोजेनेसिस क्रिएट हो सकती है। तो फर्स्ट है हमारा इनएबिलिटी ऑफ पोलन ट्यूब टू डिस्चार्ज देयर कंटेंट। जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ग्रेन की जो ट्यूब होती है पोलन ट्यूब, वो उसका कंटेंट मतलब कि जो स्पर्म है उसके या जो मेल गैमेट्स हैं उसको एम्ब्रियो सेक में डिस्चार्ज ही ना कर पाए, पहली हो गई है। देन दूसरा है इनसफिशिएंट अट्रैक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और जो फीमेल गैमेट्स हैं उसके बीच में सफिशिएंट इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसके कारण उन्हें फिजन नहीं होगा और बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी। देन इसके बाद है डिजेनरेशन ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म है पोलन के अंदर उनका डिजेनरेशन हो जाए या वो नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो उस कंडीशन में भी पार्थिनोजेनेसिस क्रिएट हो सकती है। देन इसके बाद है वेरी लॉन्ग स्टाइल। जो स्टाइल है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो स्टाइल है अगर बहुत लंबी होगी और पोलन ट्यूब की जो साइज है वो यहीं तक पहुंच रहा है और जो एम्ब्रियो सेक है इस पोर्शन में है, तो ये इस कंडीशन में क्या होता है कि ये अगर बहुत लंबी लॉन्ग स्टाइल है, ठीक है, पर्टिकुलर फैमिली या कोई स्पीसीज की, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस का वो रीजन हो सकता है, क्योंकि पोलन ट्यूब एक लिमिट में ही ग्रोथ करती है। देन जो स्टाइल है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से बनी हुई। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज में जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉलिड रहते हैं और वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उसमें जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उस कारण पोलन ट्यूब की ग्रोथ इसमें प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस स्टाइल्स होगी, उसके कारण भी क्या हो सकता है पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज में। देन है क्या शॉर्ट पोलन ट्यूब। पोलन जो पोलन ट्यूब रहती है पोलन द्वारा जो प्रोड्यूस होती है, अगर उसकी लेंथ छोटी है तो उस कंडीशन में भी ये पार्थिनोजेनेसिस का रीजन हो सकता है। देन है स्लो पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब जो पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है वो ग्रोथ स्लो है, मतलब कि 2-3 दिन में, एक दिन में अगर उसका ग्रोथ हो रही है, 2-3 दिन में अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो बहुत स्लो ग्रोथ है, जब तक ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी मैच्योरिटी खत्म हो सकती है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है उसमें। देन है इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हम पढ़ते हैं एसआई वगैरह, तो उनके रीजंस के कारण भी क्या हो सकता है कि जो पार्थिनोजेनेसिस है वो हो सकती है। तो उसमें या तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पर्टिकुलर पोलन ग्रेन को, और अगर एक्सेप्ट भी कर लेगा तो जो उसमें एम्ब्रियो वगैरह बन रहे हैं तो उनके कारण भी उसमें प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं पार्थिनोजेनेसिस के, ठीक है। अगर हम देखें पार्थिनोजेनेसिस को अगर आपको इंड्यूस करना है, ठीक है, अगर आपको क्रिएट करना है तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम पार्थिनोजेनेसिस को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। पहला है आपका स्टिमुलेशन ऑफ वाइडली रिलेटेड पोलन्स, मतलब जो उससे रिलेटेड पोलन्स हैं उसका आप यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज में, या फिर आप फोरेजन पोलन्स का यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज में, या उसकी कोई वाइल्ड स्पीसीज है उसके पोलन्स का आप उसमें यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि हम पार्थिनोजेनेसिस का इंडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो पोलन्स जनरली उसको इतना ज्यादा फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, अगर करते हैं तो फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स उसमें बच सकती है। दूसरा हम उसमें लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं तो भी हम पार्थिनोजेनेसिस से को इंड्यूस कर सकते हैं। देन है एक्सरे इरिडिएटेड पोलन। जो पोलन है आपको उनको आप एक्सरे से उनका रेडिएशन आप दे सकते हो, जिससे कि अगर इन पोलन ग्रेन्स का अगर हम यूज करेंगे पार्थिनोजेनेसिस को क्रिएट करने में, तो वो भी क्या करेंगे, इसको पार्थिनोजेनेसिस से को क्रिएट कर सकते हैं। देन है केमिकल ट्रीटमेंट विद बेल्विटॉन। जो बेल्विटॉन केमिकल होता है उसके साथ अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस को आप आर्टिफिशियली इंडक्शन कर सकते हैं। तो इसकी 4 बेसिक तरीके हैं। पहले आप फॉरेजन पोलन्स या रिलेटेड पोलन्स का यूज कर सकते हैं, दूसरा है लो टेम्परेचर, तीसरा है कोई भी आप रेडिएशंस दे सकते हैं, एक्सरेज, गामा रे वगैरह। देन आप जो वेल्विटॉन ट्रीटमेंट है केमिकल, उसका यूज करके आप पार्थिनोजेनेसिस का इंडक्शन कर सकते हैं। देन अगर जिसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो आती है एपोगेमी, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो पार्थिनोजेनेसिस में है किससे डेवलपमेंट हो रहा था, एग से। अब एपोगेमी जो है उसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो या तो सिनर्जिड से होता है या एंटीपोडल सेल से होता है। ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, ऊपर जो 3 एंटीपोडल्स रहती हैं इनसे, या जो नीचे 2
एक्सेल जो सिनर्जिड्स रहती हैं उनके द्वारा अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको एपोगेमी बोलते हैं। एपोगेमी भी दो टाइप की होती है, हेप्लॉइड एपोगेमी और दूसरी होती है डिप्लॉइड एपोगेमी। हेप्लॉइड एपोगेमी में क्या है, अगर जो एंटीपोडल सेल्स हैं, अगर डिप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स हैं या डिप्लॉइड सिनर्जिड्स हैं, तो उस कंडीशन में अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एपोगेमी। और प्राइमरी एपोगेमी में क्या होता है कि अगर हेप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स हैं और हेप्लॉइड ही सिनर्जिड सेल्स हैं तो उनसे अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको एपो हेप्लॉइड एपोगेमी इसमें बोलते हैं। और जो डिप्लॉइड एपोगेमी है बेसिकली इलियम और आइरिस में देखने को मिलती है। देन इसके बाद है नेक्स्ट एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो फर्स्ट डिप्लॉइड सेल्स ऑफ ओव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू द अनदर एम्ब्रियो सैक विदाउट रिडक्शंस। इसमें जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, एंटेगुमेंट्स वगैरह या कुछ भी जो होती हैं, उनमें क्या होगा कि पहले रिडक्शंस वगैरह होंगे। और रिडक्शंस नहीं मतलब जो माइटोटिक डिवीजन्स वगैरह या उसमें देखने को मिलेगा, तो उससे एक नया एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। जो आपका बेसिक एम्ब्रियो सैक था उसका नहीं, उसके अलावा एक अलग एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। देन फिर उससे आपका अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी, मतलब जो स्पोरोफिटिक जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा इसमें अगर डेवलपमेंट होता है तो वो इसमें देखने को मिलता है। द एम्ब्रियो देन डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड एग सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब जो आपका जैसे कि इसमें जो एम्ब्रियो सैक से बाहर की जितनी भी सेल्स थी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक से बाहर की जितनी भी सेल्स थी, उनमें क्या हुआ, पहले उनसे एक नए एम्ब्रियो सैक का अनदर एम्ब्रियो सैक का इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और देन जो एम्ब्रियो सैक आपका बना है उससे किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का। तो इसकी विशेषता क्या है एपोस्पोरी की, कि इसमें एक नए एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। Then develops directly from the diploid egg cell without the fertilization. Some vegetative cells of the ovule developed into unreduced embryo sac through a series of mitotic divisions and without meiosis. उसमें क्या होता है, बेसिकली माइटोटिक डिविजन्स देखने को मिलता है, मियोसिस नहीं होता। मियोसिस होगा तो फिर उसमें जनरली एप्लॉइडी क्रिएट हो जाती है। बट उसमें क्या होता है, बेसिकली जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं बाकी एम्ब्रियो सेक को छोड़ के, तो उनसे अगर डेवलपमेंट होता है उस कंडीशंस में, तो उसमें नए एम्ब्रियो सेक का, और देन जो नया एम्ब्रियो सेक आपका क्रिएट हुआ है उस एम्ब्रियो सेक से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी बोलते हैं। अब एपोस्पोरी बेसिकली दो तरह की हो सकती है, एक होती है जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरी होती है हमारी सोमेटिक एपोस्पोरी। embryo originate from the embryo sac that has a developed from archaeosporium जो सेल्स होती हैं उनसे अगर इसका डेवलपमेंट होता है। देन सेकंड है हमारा embryo originate from the embryo sac that has a developed from either nucellus और integument। तो जो सोमेटिक एपोस्पोरी है बेसिकली मेलस, क्रेपस और पोआ में ये देखने को हमारे लिए मिलती है। जो जनरेटिव एपोस्पोरी है उसमें बेसिकली जो नया एम्ब्रियो सेक था वो किससे डेवलपमेंट होता है, आर्कियोस्पोरियम जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा। और बेसिकली जो सोमेटिक एपोस्पोरी है इसमें जो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट या जो अदर जो सेल्स हैं उनके द्वारा जिसमें बेसिकली एम्ब्रियो इसका ओरिजिन होता है। देन इसमें अगर देखें एपोस्पोरी एग सेल, एग apparatus इज फॉर्म्ड फ्रॉम इस सेल अदर देन द न्यूसेलस सेल। एंड ये थोड़ा हाँ, यहाँ जो डिप्लोस्पोरी है हमारी इसको देखें। डिप्लोस्पोरी एग, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगास्पोर which may be haploid or diploid. Meiosis is a modified omitted हो सकती है, और मेगास्पोर क्या हो रहता है इसमें, डिप्लॉइड ही बेसिकली देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है कि एक अनदर जो हमारा एम्ब्रियो सेक है उसका डेवलपमेंट होता है। बट डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक है उसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है, मेगास्पोर जो सेल्स हैं उसी के द्वारा हो रहा है। बट इसमें क्या होता है कि रिडक्शन जो डिवीजन होता है, मियोसिस जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मियोसिस या तो होता नहीं है या फिर उसमें पार्शियली वो इनहिबिटेड हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर जो मदर सेल है, ठीक है, उससे जो हमारा एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट होता है तो ये कैसा रहता है हमारा, ये 2n रहती है मेगास्पोर मदर सेल। तो जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट होता है वो हैप्लॉइड ना होकर वो कैसा रहता है, डिप्लॉइड कंडीशंस में ही वो रह जाता है, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होती। मियोसिस अगर होती तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो जाता, बट ये मियोसिस इसमें नहीं होती यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे। तो ये कैसा रहता है, 2n कंडीशंस में रहता है। तो जो अब हमारा एम्ब्रियो सेक बना है जो कि डिप्लॉइड है, उसमें क्या होगा, या तो पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगी या फिर क्या होगा आपका स्यूडोगमी हो जाएगी। पार्थिनोजेनेसिस में क्या है बेसिकली, तो ये भी सोमेटिक पार्थिनोजेनेसिस हो सकती है, जैसे कि अदर सेल्स हैं जो एम्ब्रियो सेक की, ये जो आपका एम्ब्रियो सेक था इसकी जो अलग अलग जो सेल्स हैं उससे अगर डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का तो वो हो जाएगी हमारी सोमेटिक पार्थिनोजेनेसिस। और अगर गोनियल पार्थिनोजेनेसिस है तो जो एग की हमारे जो एम्ब्रियो सेक था उसकी जो एग सेल थी यहाँ पे, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स के पास में जो एग सेल थी उससे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कौन सा होगा, हमारा गोनियल पार्थिनोजेनेसिस होता है।
तो बेसिकली आपको जो एपोस्पोरी है और डिप्लोस्पोरी में इस तरह से अंतर याद रखना है कि जैसे हम ये है आपकी डिप्लोस्पोरी और देन इस तरफ है आपकी एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अलावा जो बाकी सेल्स होती हैं जैसे इंटेगुमेंट हुआ, न्यूसेलस वगैरह हुआ, तो जो ये जो सेल्स होती हैं इनमें क्या होगा, एक अनदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है इन सेल से, अनदर एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है बेसिकली। और जो डिप्लोस्पोरी है इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल थी, ठीक है, उसमें जो मियोसिस होती है वो मियोसिस पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके कारण क्या होगा कि जो आपका एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में वो जनरली रहता है, बेसिकली जनरली डिप्लॉयड में रहता है, बट वो इसमें देखने को मिलता है। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में अगर जो एम्ब्रियो सैक है आपका, तो इसमें जो सेल्स होंगी, ठीक है, 3 ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैं और बेसिकली 2 नीचे सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक जो एक्स सेल होती है वो। तो अब जो आपका एम्ब्रियो सैक बना है इसमें आपकी पार्थिनोजेनेसिस हो सकती है या फिर स्यूडोगेमी हो सकती है। तो पार्थिनोजेनेसिस भी अगर सोमेटिक पार्थिनोजेनेसिस है तो एम्ब्रियो सैक के अलावा जो सेल्स है उनसे अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सोमेटिक में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उसको। देन अगर एक्स सेल से अगर डेवलपमेंट पर्टिकुलरली हो रहा है तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। देन जो स्यूडोगेमी है, स्यूडोगेमी किस तरह से क्रिएट होती है, देखो स्यूडोगेमी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि स्यूडोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन सीड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि क्या है, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं होता, बट स्यूडोगेमी कंडीशंस में ये होता है कि पॉलिनेशन नेसेसरी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए क्या है, पॉलिनेशन की जरूरत होती है। अब पॉलिनेशन की जरूरत किस लिए है, जो आपकी एग सेल है, जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, एग सेल जो आपकी है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं करता इस मेल गैमेट। जो मेल गैमेट है, ठीक है, 2 मेल गैमेट रहते हैं, एक और दूसरा मेल गैमेट। जो आपका मेल गैमेट फर्स्ट है ये क्या करेगा कि जो एग सेल है इसके साथ इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बट जो सेकंड जो मेल गैमेट है इसका इसके साथ सेकेंडरी जो न्यूक्लियाई होता है हमारा, उसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है और उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो जो एंडोस्पर्म है ये जो एग सेल से ही जब आगे डेवलपमेंट हो रहा होगा एम्ब्रियो का, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब फूड प्रोवाइड होगा तभी क्या करेगा, ये एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो पाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोगेमी की कंडीशन है, पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट बट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल डज नॉट अकर। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है इसमें। स्यूडोगेमी नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे स्यूडो लगा होता है उसको हिंदी में मतलब होता है फॉल्स, असत्य, और इंग्लिश में होता है मतलब फॉल्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। देन एक और प्रोसीजर होता है इसमें, एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है कि जनरली अभी तक हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पढ़ रहे थे कि सीड का डेवलपमेंट हो रहा है या उसका वेजिटेटिव पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बट एंड्रोजेनेसिस एक अनदर कंडीशन है। एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे, उनका आप किसी आर्टिफिशियल कल्चर या मीडिया में यूज करके उससे हेप्लॉइड एम्ब्रियो या प्लांट लेट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली निकोटियाना, धतूरा, राइस और भी अलग अलग स्पीसीज में देखने को मिला है। जो आपका पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन कल्चर, उसका यूज करके आप हैप्लॉइड एम्ब्रियो या प्लांट टाइप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये हैप्लॉइड जो प्लांट रहते हैं उनका ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आती है वो है हमारी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और चलाजा। तो इन सेल्स के अगर द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इसको, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट नहीं होता, बट जब हम एपोस्पोरी पढ़ रहे थे तो एपोस्पोरी में क्या था कि एक अनादर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है जो इन सेल्स है, ठीक है। जो न्यूसेलस वगैरह ये जो सेल्स होती है ना, न्यूसेलस जो सेल्स हुई आपकी, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट एंड चलाजल जो सेल्स है, इनसे क्या हमने पढ़ा था कि इन सेल्स के द्वारा जो जितनी भी उसकी वेजिटेटिव सेल्स हैं उस पर पहले एक अनादर एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, देन उससे क्या होता है फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में पूरी कंडीशन अलग है। इसमें क्या होता है कि न्यूसेलस सेल हुई, इंटेगुमेंट सेल्स हुई हैं, चलाजल सेल्स हुई हैं, जो भी वेजिटेटिव सेल्स हैं आपकी उनसे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें अनदर जो एम्ब्रियो सेक है उसका डेवलपमेंट बेसिकली नहीं होता है। इसको हम स्पोरोफिटिक बडिंग के तौर पे भी जानते हैं, मतलब जो स्पोरोफाइट से रहती है उसको एज अ उनसे नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग। और ये सिट्रस और मैंगो जो है उसमें बेर बहुत ज्यादा कॉमनली ये देखने को बेसिकली मिलता है। देन अगर हम बात करें रोल ऑफ एपोमिक्सिस इन प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली एपोमिक्सिस का क्या एडवांटेज है,
तो जब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस, तो एक ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है वो ये रहता है कि जो पेरेंट का जीनोटाइप था वही क्या होगा, प्रोजेनी का जीनोटाइप होगा। उसमें वेरिएशंस देखने को जनरली नहीं मिलता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई पर्टिकुलर आपको जीनोटाइप मिलता है तो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक ऐसा मेंटेन करके रख सकते हैं, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो या वो होमोजाइगस हो, कोई भी कंडीशन हो आप उसको ऐसा मेंटेन करके रख सकते हैं। और जनरली जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव क्रॉप्स की या वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड जो क्रॉप्स हैं या जो स्पीसीज हैं, उनमें वो बहुत ज्यादा हाईली हेटेरोजाइगस कंडीशंस होती हैं। ये क्वेश्चंस भी जीआरएफ में आ चुका है। जो आपकी वेजिटेबली जो प्रोपोगेटेड जो क्रॉप्स हैं बेसिकली क्या रहती है, हाईली हेटेरोजाइगस नेचर की होती हैं बेसिकली। और उसमें आपको एक जरूर याद रखना है, जो पोटैटो है जनरली सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है वेजिटेबली प्रोपोगेटेड होते हुए भी। देन रोल ऑफ एपोमिक्सिस एंड प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली रैपिड प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन का बहुत जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जनरली एक बार आपने होमोजाइगस प्लांट लिया, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उससे आप क्या कर सकते हैं, प्योर लाइन्स का बहुत जल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ सुपीरियर जेनोटाइप्स, मेंटेनेंस करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ना क्रॉसिंग ओवर होती है, ना रिकॉम्बिनेशन की प्रोसीजर होती है। मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फिजन नहीं होता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट नहीं होती है। तो ये इसका एज हम एडवांटेज के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोसिस को फिक्स कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं कौन सी जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं, उनके साथ मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपको उनका हाइब्रिड जो सीड है उसको हर साल पर्टिकुलर हर साल उसको क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो उसकी जो सीड रिप्लेसमेंट रेट रहती है, रिप्लेसमेंट सीड रिप्लेसमेंट रेट वो कितनी रहती है, हाइब्रिड की 100% रहती है। मतलब कि आपको एक बार से ज्यादा उसको यूज नहीं करेंगे। अगर आप उसको यूज करेंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन वगैरह आने के कारण जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो आपका F1 बना है उसमें आप एपोमिक्सिस लगा के उसकी जो हेटेरोसिस है उसको फिक्स कर सकते हैं, या उसका जो जीनोटाइप उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत उसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हेटेरोसिस का यूज करके फिक्सेशन कर सकते हैं हेटेरोसिस का। देन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बेसिकली अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। इन स्टेप्स का भी आप अच्छे से याद रखें, कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, क्योंकि बेसिकली अगर सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस दे सकता है या इनके अंदर से भी कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस वो आपसे दे सकता है, और देन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला है स्पोरोजेनेसिस, जो पोलन मदर सेल है या मेगा स्पोर मदर सेल है, उससे स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। देन सेकेंडरी जो स्टेप है वो हमारा गैमेटोजेनेसिस, जो हमारा मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उससे अब हमारा मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और उसके आगे जिसका नाम लगा उसको आप याद कर सकते हैं। जैसे स्पोरो जेनेसिस मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और गैमेटोजेनेसिस मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। पॉलिनेशन आती है देन इसके बाद जो स्टेप है पॉलिनेशन में, क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो या तो पोलन ग्रेन का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो स्टिग्मा, उस पे लैंडिंग करने की जो प्रोसेस है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाने की प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये किसी भी टाइप से हो सकता है, या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। तो बेसिकली देन इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे लैंड किए हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो ये यहाँ पे पोलन ट्यूब को ग्रो करते हैं, और ये नीचे आपका क्या होगा, एम्ब्रियो सेक होगा, उसमें जाएंगे, और जो सिनर्जिट्स वाला जो एंड होगा, जो माइक्रोपाइल वाला एंड है पोर्शन, वहाँ पे जो माइक्रोपाइल होता है उससे ये एंटर करते हैं, और इसके बाद जो एग है उससे इसका फिजन होता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। देन है एम्ब्रियोजेनेसिस, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। देन जायगोट में बार बार क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, समसूत्री विभाजन हम जिसको बोलते हैं। तो बार बार क्या होगी, रिपीटेटिव वे में माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स इसमें आती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट्स, बाकी हम इकोनॉमिक जब बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो फ्लावर्स बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। अगर स्टेमन्स और पिस्टल्स दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्लावर या हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं। स्टेमन्स और पिस्टल्स, स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टल है वो एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। तो जब दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। परफेक्ट फ्लावर को हम बोल सकते हैं हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर। देन सेकंड कंडीशन क्या आती है,
कि या तो आपका पर्टिकुलर जो फ्लावर उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, स्टेमिनेट कंडीशंस बोलते हैं, या फिर उसमें क्या होगा पर्टिकुलरली पिस्टिल्स प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो जो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स अगर पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। और बेसिकली जो पिस्टिलेट लाइन है उसका ब्रीडिंग में कहाँ पे यूज किया जाता है, किसी को है आइडिया आप में से? कैस्टर, कैस्टर, हाइब्रिड सीड कैस्टर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाँ, देन जो इसमें अगर ओनली पिस्टिल्स या ओनली स्टेमन्स पाई जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। और जो पर्टिकुलर अगर फ्लावर्स को देखें तो स्टेमिनेट, जिनमें स्टेमन्स पाई जाती है उनको स्टेमिनेट फ्लावर, और जिनमें पिस्टिल्स पाई जाती है उनको हम एज अ पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। अब अगर बेसिकली हम बात करें स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर अगर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। मोनोसियस कंडीशन का मतलब कि एक जो फ्लावर है वो आपका पिस्टिलेट फ्लावर होगा और जो अदर फ्लावर्स हैं वो आपके कैसे होंगे, स्टेमिनेट फ्लावर होंगे। अगर दोनों के दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। बेसिकली मोनोसियस प्लांट में भी दो तरीके के देखे जा सकते हैं। पहला है आपका एक ही इन्फ्लोरेसेंस, जो उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है आपका, तो उसी एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका कैस्टर का जो फ्लावर आपका बनता है। तो इस तरह से इसमें देखने को मिलते हैं, जो ऊपर एक गुच्छा टाइप का लगा रहता है उसमें ऊपर की तरफ फीमेल रहती है और नीचे की तरफ क्या रहते हैं, मेल फ्लावर्स देखने को हमारे लिए मिलते हैं। तो ये कैस्टर हुआ आपका, मैंगो हुआ। देन बनाना का आपने देखा होगा, जो नीचे की तरफ जो रहता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, जिसको हम ऐसा फ्रूट लगने के बाद, और जो ऊपर की तरफ जो रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके फीमेल फ्लावर्स रहते हैं। तो जो नीचे की तरफ जो पोर्शंस रहता है, जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपके फ्रूट्स लगने लगते हैं उस टाइम पे क्या कर देते हैं आप, इसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको आप कट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेवलिंग। तो इसमें भी क्या है, जो मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, सेम इन्फ्लोरेसेंस पे प्रेजेंट है। ये जो ऊपर फीमेल क्या रहती है, ऊपर रहती है, और मेल क्या रहता है नीचे की तरफ, इसमें देखने को मिलता है। और जो लास्ट में जब इसको जो ज्यादा वजन हो जाता है तो ओवर वेट के कारण जब इसको गिरने से बचाने के लिए इसकी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कट कर देते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेवलिंग बोलते हैं। ये भी आप याद रखना, जनरली जनरल एग्रीकल्चर पोर्शंस में अगर वो पूछे कभी आपसे बेसिकली। देन कोकोनट में भी क्या होता है, एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स देखने को हमारे लिए मिलते हैं। तो ये हुआ आपका कैसा, एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे। अब हम बात करेंगे कैसे डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस पे, मतलब कि सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस पे मेल और फीमेल प्रेजेंट है। मतलब कि जो जैसे कि कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे मेल फ्लावर लगे हुए हैं, दूसरे पोर्शंस पे क्या है, फीमेल फ्लावर्स लगे हुए, मतलब कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं मोनोसियस के, तो पहला आपका कुकरविट्स बेसिकली क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कुकरविट्स क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। इनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे लगते हैं। और बट इसका एक एग्जाम्पल भी आप जरूर याद रखना, जो पॉइंटेड गार्ड, उसमें क्या होता है कि ये मोनोसियस ना होकर डायोसियस नेचर शो करता है। तो वो आप जरूर याद रखना, इसका जो एक्सेप्शन है उसको। देन इसके बाद नेक्स्ट है वॉलनट, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरीज, रबर, ग्रेप, केजाब। तो ये सब क्या है, आपके मोनोसियस है, बट इनमें क्या होता है कि सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस पे हमारे लिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद है मेज बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके इसका, मोनोसियस प्लांट का। इसमें भी क्या होता है कि सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे मेज का प्लांट है, तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी वो कैसी होगी, ऑक्सिलरी नेचर की होगी। यहाँ पे जो आप कॉप्स के तौर पे देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो टर्मिनल पोर्शंस पे होता है। जहाँ से टर्मिनल पोर्शंस में होने का इसका एक रीजन और होता है कि ये जो टर्मिनल पोर्शंस में होगा तो बेसिकली जो विंड पॉलिनेशन होता है, एयर की जो फ्लो रहता है उसके द्वारा ये बहुत दूरी तक ये क्या कर सकता है, डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकता है। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ईजी होता है। तो बेसिकली मोनोसियस इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें इसको सिल्क बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो क्या बोलते हैं हम, टेसल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, टेसल क्या होती है, टर्मिनल होती है, जबकि जो सिल्क होता है आपका एक्सिलरी कंडीशंस में होता है। और जो टेसल का एक्सिलरी जो टर्मिनल पोर्शंस में होने का रीजन क्या है कि वो एज अ पॉलिनेशन उसको हेल्प करता है। तो ये एग्जांपल जरूर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं आगे जब हम इसमें ब्रीडिंग पढ़ेंगे। देन दूसरी कंडीशन से आती है आपकी स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो। तो हमने मोनोसियस में पढ़ा था, तो मोनोसियस में क्या था, एक ही प्लांट पे
अलग अलग जगह प्रेजेंट हो, अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में या सेम इन्फ्लोरेसेंस पे प्रेजेंट हो। बट जो डायोसियस कंडीशंस होती है उसमें क्या होता है कि जो स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं या पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं, इसको हम मेल फीमेल फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ये किसमें देखने को मिलता है आपका, पपाया, डेट पाम और पिस्ताचियो नट। पपाया का अगर आपने देखा होगा, बेसिकली कुछ जो पपीते के जो पेड़ रहते हैं वो क्या रहते हैं, खाली रह जाते हैं, ठीक है, उनमें मतलब फ्रूट्स सेटिंग नहीं होती है। जनरली देखते हैं हम उसमें बहुत लंबे लंबे फ्लावर्स ऐसे गुच्छे के तौर पे लगे रहते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली मेल फ्लावर्स रहते हैं, जबकि फीमेल जो फ्लावर्स रहते हैं वो उसी पर्टिकुलर वहीं पोर्शंस पे एज अ डेवलप होते हैं और देन उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है अगर उसमें पॉलिनेशन हो जाता है कंडीशंस में। बट अभी पपीते की जो वैरायटीज है, पपाया की गाइनोडायोसिस वैरायटीज भी प्रेजेंट है, जिसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो वो अलग कंडीशन है। बट बेसिकली अगर पपीते का जो पेड़ देखा जाए, पपाया का जो पेड़ देखा जाए, तो वो किस तरह का होता है, एज आपका डायोसियस नेचर का होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट पे बेसिकली रिप्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद है डेट पाम। डेट पाम का भी आपने जनरली जो एग्जांपल देखा होगा खजूर का, क्या होता है बेसिकली कई प्लेसेस पे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में डेट पाम लग रहे होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत सालों से ऐसे ही खड़े हुए होते हैं। जनरली अगर आप एग्जांपल के तौर पे भी कई बार देखा होगा इसको, तो जो जिनमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो कैसे आपके फीमेल फ्लावर्स हैं, या हम उसको बोल सकते हैं पिस्टिलेट प्लांट्स हैं, जबकि जिनमें नहीं लगते हैं वो एज ओनली पॉलिनेशन का काम करते हैं। यहाँ से पोलन ट्रेवल करके इन पे जाएगा एंड देन ये क्या होंगे, पॉलिनेट होते हैं। तो ये बेसिकली जनरल एग्जांपल हमने इनको जनरली देखा हुआ है। और देन इसके बाद है पिस्ताचियो नट। तो इसमें भी क्या है, डायोसियस नेचर का है। बाकी हम जब एसएन गुप्ता में आपने देखा होगा कि कौन कौन से प्लांट या वो इसमें डायोसियस नेचर के जनरली शो होते हैं। देन अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट स्टेप हो वो है हमारी कौन सी, स्पोरोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है स्पोरोजेनेसिस मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन मतलब कि माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रो जनरली यूज किया जाता है इसमें मेल के लिए, ठीक है, और जो हमारा मेगा है, मेगा जनरली यूज किया जाता है एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। तो जो हमारा सबसे पहले बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि एक एंथर जो हमारा होता है, ठीक है, जो आपका एक एंथर है उसके अंदर कितने होते हैं, 4 पोलन शेक होते हैं, और जिसके अंदर बहुत सारी पीएमसीज होती हैं, ठीक है, न्यूमरस पीएमसी सेल्स इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट पोलन शेक्स। तो ये जो पोलन शेक होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती हैं, अलग अलग क्या होती हैं, पीएमसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पोलन शेक की बात करें बेसिकली, या जो एंथर है हमारा उसकी अगर बात करें, तो जो उसकी लेयर्स होती है वो 4 लेयर्स के द्वारा ये 4 इसमें बेसिकली लेयर्स पाई जाती हैं। पहली है एपिडर्मिस, देन है एंडोथीसियम, देन इसके बाद आता है मिडिल लेयर, और इसके बाद जो कुछ इस तरह की कंडीशंस इसमें देखने को बनती है। एक ये यहाँ पे रहता है, दूसरा, चौथा। तो ये 4 क्या है इसमें, पोलन शेक हैं, ये बीच वाले जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, 2 3 4। देन इसके बाद जो लेयर पाई जाती है वो सबसे पहली जो लेयर है, या जो टेपिटम सेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, टेपिटम जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस प्लेस पे। देन इसके बाद टेपिटम सेल्स के बाद आती है मिडिल लेयर। इसके बाद जो सेल्स की लेयर होगी उसको हम बोलते हैं एज अ मिडिल लेयर। और देन इसके बाद मिडिल लेयर के बाद जो लेयर आती है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या है हमारी, उसको हम बोलते हैं एज अ एपिडर्मिस। जो बाहर की जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एज अ एपिडर्मिस होती है। और बेसिकली ये क्या करती है, सबसे आउटर लेयर होती है और एज अ क्या प्रोटेक्शन का ये काम बेसिकली करती है। देन है हमारी एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम हमने जो लेयर पढ़ी है, एंडोथीसियम का बेसिकली जो वर्क है वो क्या है कि जो ये पोलन जो सेक्स होते हैं इनका एज अ स्पुटन या डेहिसंस में इसको हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। देन इसके बाद आती है आपकी मिडिल लेयर। इसके बाद ये क्या है, मिडिल लेयर, ये वाली पोर्शन मिडिल लेयर है। देन इसके बाद है आपकी टेपिटम सेल्स। तो टेपिटम सेल्स से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेयर प्रेजेंट होती है उससे बेसिकली क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। जो टेपिटम जो लेयर है आपकी, ये जो टेपिटम जो लेयर है वो किस किस पर्टिकुलर उसमें काम करती है। तो इसकी 4 कैरेक्टर्स आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है, जो भी आपका नोट्स है उसमें लिख लेना। पहली होती है मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है, ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसमें, जो सेल्स होती हैं उनमें। मल्टी न्यूक्लिएट होने के कारण क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी, इनमें जो सेल्स होती हैं पॉलीप्लॉइडी होती हैं। देन इसमें क्या पाया जाता है, यूविस्ट बॉडी प्रेजेंट होती है इसमें। देन इसमें जो एंजाइम्स और हार्मोन्स का ये क्या करता है, सीक्रेट करता है। दोनों एंजाइम्स भी सीक्रेट करती है एंड देन हार्मोन्स का भी ये सीक्रेशन करती है, जो इसकी जो टेपिटम सेल्स है। तो जो बेसिकली टेपिटम सेल्स का इसके साथ एक और एडवांटेज होता है कि जो हमारी पोलन सेक्स होते हैं इनमें
जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी पीएमसी सेल्स हैं, उनको ये क्या करता है, एज अ फूड प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मल्टी न्यूक्लिएट होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, और ये जो पोलन ग्रेन्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको एज अ फूड ग्रेन को फूड प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो बेसिकली आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है एंथर से रिलेटेड, ठीक है। एक एंथर में 4 पोलन सेक होते हैं, देन उसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, देन टेपिटम। टेपिटम से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होती है, पॉलीप्लॉइड होती है, यूविस्ट बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है, देन इसमें एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सीक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। और ये एज अ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को ऐसे ये फूड मटेरियल ऐसे ये प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, टेपिटम सेल्स का फंक्शन होता है। तो अगर वो आपसे पूछ ले कि पोलन को फूड कौन प्रोड्यूस करता है, तो देन आप क्या करोगे, टेपिटम सेल्स आंसर करोगे। और अगर वो बोले कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फूड प्रोड्यूशन या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, तो वो देन आप कौन करता है, एंडोस्पर्म उसके जनरली जो न्यूट्रिशन है उसको प्रोवाइड करता है। तो अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें देखें बेसिकली, तो सबसे पहले क्या है, जो पीएमजी सेल्स पढ़ी हैं हमने, जो पर्टिकुलर पोलन सेक्स में प्रेजेंट होती है। पीएमजी क्या होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। पहली तो यही क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। पीएमसी सेल की प्लॉइडी क्या होती है, तो पीएमसी सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड सेल्स में जब मियोसिस होगा तो प्राइमरी मियोसिस में क्या हो जाता है कि ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डायड बनेगा, देन जो डिप्लॉइड सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगा इसमें, सेकेंड स्टेप इसका, तो इसमें क्या होगा कि टेट्राइड का फॉर्मेशन होगा और चारों के चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। वो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितनी बार मियोसिस होता है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ओनली एक बार मियोसिस होता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप। और एक जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, उससे 4 पोलन का डेवलपमेंट होता है। 4 पोलन मतलब कि 4 माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। टेट्राइड में मैचुरेशन होगा, देन जो इसकी जो वॉल्स रहती है, जिसको हम पोलन की बाहरी वॉल को एक्साइन बोलते हैं, और जो आंतरिक जो वॉल होती है, इंटरनल लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एंटाइन। तो जब इसमें मैचुरेशन होता है, देन डिपोजिशंस वगैरह होगा कुछ सब्सटेंसेस का, तो ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जरूर याद रखना है आपको, एक जो पोलन मदर सेल है, पीएमसी जो सेल है, उसमें मियोसिस एक बार मियोसिस होगा तो कितने 4 पोलन का डेवलपमेंट इसमें देखने को हमारे लिए बेसिकली मिलता है। तो ये हो गया हमारा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कि माइक्रोस्पोर का बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होती है, मेगास्पोर जो मदर सेल है वो भी डिप्लॉयड होती है, देन उसमें मियोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट और सेकंड। तो इसके द्वारा भी क्या होगा, 4 सेल्स का प्रोडक्शन होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का। उन 4 हैप्लॉइड सेल्स में से जो 3 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं। वो डिजेनरेट होने का कारण क्या है कि जो मेगास्पोर सेल्स बनती है उसमें को आगे चल के बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस वगैरह की जरूरत होती है। तो वो इसमें एज ये भी एक तरीके का, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके कंटेंट में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे बचने के लिए बेसिकली देखने को मिलता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो 3 सेल्स रहती हैं वो एज ए डिजेनरेट हो जाती हैं, और ओनली इसमें से एक ही सेल्स एज ए बचती है, ठीक है। तो जो मेगास्पोर जो सेल रहती है इसमें मैचुरेशन होने के बाद, देन पीएमसी, एक पीएमसी से एक बार मियोसिस डिवीजन होगा तो एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जबकि पोलन मदर सेल्स में कितने सेल्स का डेवलपमेंट होता है, 4 माइक्रोस्पोर्स का उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पे हो जाता है अगर वो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे तो। देन दूसरा है गैमेटोजेनेसिस। अभी जो आपके माइक्रोस्पोर बने हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, उनसे गैमेट का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट इसमें ये है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन फ्रॉम द, नहीं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में ओनली मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम एज अ स्पर्म भी बोल सकते हैं। माइक्रो स्पोर्स है। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, हेलो, हैप्लॉइड होगी सर। हैप्लॉइड। तो ये जो माइक्रोस्पोर है हैप्लॉइड है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से तो प्लॉइडी पे जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इससे क्या होगा कि जो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक इसमें क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है आपका इसमें, तो बेसिकली अगर वेजिटेटिव न्यूक्लियस में देखें तो ये बहुत जो इसका साइज रहता है बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, और ये बेसिकली फूड स्टोर करने के काम में आता है। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस जब डेवलप हो रहा होता है तो उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस एज अ फूड प्रोवाइड करता है। देन ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है। तो जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा किसमें, जनरेटिव जो न्यूक्लियस है उसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है। उसके द्वारा क्या होता है कि जो आपका एक जनरेटिव न्यूक्लियस था, ये जो एक जनरेटिव न्यूक्लियस था, उससे क्या होता है कि 2 मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली जब पोलन
हम बोल सकते हैं कि जब पोलन का डेhiscence वगैरह होता है तो उसमें बेसिकली 2 सेल स्टेज में होता है। 2 सेल मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल होगी और दूसरी कब होती है, जेनरेटिव सेल्स होती है। और जब जो पोलन ट्यूब जब स्टिग्मा पे जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये इसमें एक बार और डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन। उस टाइम पे क्या होता है, एक जो जनरेटिव न्यूक्लियस है आपका, उससे 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जो आपका बेसिकली जो मेल गैमेट में अगर हम देखें, 2 मेल गैमेट्स और जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, इन तीनों को अगर हम मिला के बोलते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट। तो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, माइक्रोगैमेटो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, माइक्रोगैमेटोफाइट है। मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली इसमें देखने को मिलता है। और ये जो स्टेज है ये ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज होती है। और कई कुछ स्पीसीज है, ऐसे फ्यू स्पीसीज है जिनमें ये ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज में भी पोलन क्या होता है, उसका पोलन का डेhiscence होता है। बेसिकली जनरली देखा जाए तो 2 सेल्ड स्टेज में बेसिकली इसका वो होता है। देन इसके बाद है हमारा मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस, एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था हमारा, ठीक है। तो एक मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इसमें 3 बार क्या होगा, माइटोसिस होती है। अभी हमने माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है तो उसमें कितनी बार होती है, 2 बार होती है। बट इसमें यहीं पे एक डिफरेंस आता है कि इसमें माइटोसिस 3 बार होती है। 3 बार होने से क्या होता है कि इसमें 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब जो 8 न्यूक्लियस हैं वो एज अ मेगा गैमेटोफाइट में किस तरह से अरेंज होते हैं, तो वो है आपका ऊपर, अगर इसको हम देखें, चलाजल जो एंड होता है इसका, ये जो है तो चलाजल एंड है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स, और देन एक ये यहाँ पे क्या होगी, एक्सेल होगी। ये चलाजल एंड है ऊपर की तरफ और नीचे क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है इसमें। और ये यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल, देन 2 सिनर्जिड्स। इस पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोफाइट बोल सकते हैं आप, या इसको एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं। अब देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आता है फर्टिलाइजेशन का। अब हमने पढ़ लिया है कि बेसिकली इनमें जो गैमेट्स किस तरह से गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स का किस तरह से प्रेजेंट होते हैं वो। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म की बहुत बड़ी विशेषता है ये डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में जनरली डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म बेसिकली होता है जिम्नोस्पर्म्स में, वो क्या होता है, हैप्लॉइड कंडीशंस में होता है बेसिकली। और बट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है। और इसमें क्या होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमने पढ़ा था कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में कि 2 स्पर्म या 2 मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। तो एक मेल गैमेट ये है, दूसरा मेल गैमेट ये है। एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है या उसका फिजन होता है, देन क्या बनता है, जायगोट बनता है। 2 बार एन हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब मिलेंगे तो जायगोट जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी, हम इसको ऐसा बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर एक गैमेट हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। देन मेल गैमेट, देन सेकंड जो मेल गैमेट है वो आपका, सेकंड जो मेल गैमेट है ये आपका एज अ पोलर न्यूक्लियस के साथ प्लॉइड होता है। तो ये एन और ये 2 एन होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड लेवल के ये शो करता है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जो एक मेल न्यूक्लियस का या जो मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियस के साथ जो फिजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो स्पर्म का एग के साथ जो फिजन होता है उसको हम बोलते हैं सिनगेमी। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 बार फिजन हो रहा है या 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ, दूसरी बार पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीडर है या जो मैं जो इसको बोल सकते हैं कि डिस्कवर किसने किया है, तो ये डिस्कवर किया है नवास्चिन ने किया है। साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना सब लोग। डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसा किसने डिस्कवर किया है, नवास्चिन ने किया है, लिलियम जो प्लांट है उसके ऊपर। तो बेसिकली इसमें सिनगेमी याद रखना है, ट्रिपल फ्यूजन किस तरह से होता है, देन डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। हाँ, जेआरएफ में एक क्वेश्चन हो रहा है 2019 के टाइम पे कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट्स, या हम बोल सकते हैं जो, हाँ, कितने गैमेट्स या न्यूक्लियस सम्मिलित होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, 5 5। तो देखो 5 किस तरह से होंगे, एक ये 2, एक ये 3 और 2 ये 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका जेआरएफ में पूछा जा चुका है। तो आपको अंदर तक मतलब सारा पता होना चाहिए, तभी आपके ये क्वेश्चंस सही लगते हैं। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली। देन
अब आपका क्या बन गया था, यहाँ पे जायगोट बन गया था। और बेसिकली इसमें एक और जनरली इवोल्यूशन के टाइम पे देखा गया है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, बेसिकली अगर देखा जाए जनरली, तो वो क्या होता है कि आपका एंडोस्पर्म का जायगोट से पहले डेवलपमेंट होने लगता है। एम्ब्रियो क्या करता है इसमें, अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी जो जायगोट है, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम है एम्ब्रियो, देन लास्ट में लगा हुआ है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरह से होता है, इसमें बहुत बार, कई बार माइटोटिक डिविजन्स देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है आपका जो जायगोट है वो एज ए एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और देन फिर वो सीड की तरह हम उसको एज ए यूज कर सकते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि जायगोट को फूड कौन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग टाइम पे, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, तो वो करता है आपका एंडोस्पर्म। इस टाइम पे इसको फूड प्रोवाइड कराता है बेसिकली। तो इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे कि जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे फूड प्रोवाइड करा रहा है, तो इसके बेसिस पे अगर वो एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड कराते कराते कंप्लीटली ऑब्जर्व हो जाता है या पूरी तरीके से नष्ट या विघटित हो जाता है, उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। जनरली ये लेग्यूम्स में देखने को मिलता है, बट अगर कई कंडीशंस में ये देखने को मिला है कि जो एंडोस्पर्म है पूरी तरीके से कंप्लीटली यूज नहीं होता है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि कुछ पोर्शंस इसका बच जाता है। तो ये जनरली मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, और डाइकॉट्स में कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो वो कैस्टर्स और फेन्यूग्रीक और ऑनियंस वगैरह, आप ये 3 एग्जांपल जनरली याद रखना। बेसिकली इनसे क्वेश्चंस आपको आ सकता है, कैस्टर, फेन्यूग्रीक एंड देन ऑनियन। देन इसके बाद है सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें जनरली, जो सिग्निफिकेंस अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो है वेरिएशन को क्रिएट करता है। वेरिएशन कैसे क्रिएट होगी, रिकॉम्बिनेशन होगा, सेग्रीगेशन होगा जीन्स का, देन इससे क्या होती है रिकॉम्बिनेशन, और सेग्रीगेशन से वेरिएशन क्रिएट होती है। वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। जब भी नेचुरल सिलेक्शन वर्क करे या आर्टिफिशियल सिलेक्शन वर्क करेगा, तो उस टाइम पे क्या चाहिए आपको, वेरिएशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होगी तो सिलेक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, और देन जो नए नए इन्वायरमेंट्स या डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बेसिकली ये इसके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और देन इसके बाद जो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड बनता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस या अदर स्ट्रेसेस को हैंडल कर इजीली ज़्यादातर वो हैंडल कर सकता है बाकी के एज ए कंपेयर में अगर हम देखें तो। और देन है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होती है कि जो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर होती है उसको हम बोलते हैं एंथेसिस, मतलब कि पहली बार जो फ्लावर ओपन होता है उसको हम बोलते हैं एंथेसिस। जनरली जो एंथेसिस की प्रोसेस है वो मॉर्निंग के टाइम पे होती है, बट पर्टिकुलरली अगर हम स्पीसीज टू स्पीसीज देखें तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस करता है। जनरली कई कुकरविट्स में देखा गया है कि इवनिंग टाइम में भी एंथेसिस होती है, कुछ में 12 बजे के समथिंग एंथेसिस होती है। तो वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से ये वेरी करता है, बट जनरली अगर देखा जाए मैक्सिमम क्रॉप्स में तो ये बेसिकली मॉर्निंग टाइम में होता है। और ये जो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इनके द्वारा भी क्या होता है ये इफेक्टेड होता है। बेसिकली अगर हम देखें राइज में, तो राइज में जो इसका फ्लावर का थोड़ा स्ट्रक्चर बताया हुआ है यहाँ पे, तो 2 बोट शेप्ड इसमें ब्रैक्ट्स पाई जाती हैं, लेमा एंड पेलिया। और लेमा और पेलिया को जब हम मिला देते हैं क्या बनता है, अल। लेमा एंड पेलिया को जब मिला के बोलते हैं तो उसको हम हल बोलते हैं, ठीक है। देन जो इसमें पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो एज ए लॉडिक्यूल्स के तौर पर रिप्रेजेंटेड होते हैं। स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि, तो और इसमें बेसिकली ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आपको जेआरएफ में आ चुका है। इसमें क्या होता है कि जनरली पोएसी फैमिली में 3 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो राइज है ये इसका एक्सेप्शन है, इसमें 6 स्टेमन्स ऐसा प्रेजेंट होते हैं। और इसमें बेसिकली ये आपको याद रखना है। देन इसमें एक ओवरी पाई जाती है, सिंगल ओवरी, बट इसमें क्या होती है 2 इलोंगेटेड एंड फेदरी स्टिग्मास होती हैं। तो ये बेसिकली पोएसी फैमिली का कैरेक्टर है। देन जो राइज है एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, बहुत ही ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, बट इसमें क्या होता है 2 से 3% इसमें क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली देखने को मिल सकता है आपका। जब इसमें स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है तो क्या होता है कि जो लॉडिक्यूल्स हैं आपके वो स्वेलिंग होने लगती है उसमें, और लेमा और पेलिया को एक दूसरे से पुश करते हैं दूर दूर की तरफ, जिससे कि क्या हो सकता है जो स्टेमन्स का जो इलोंगेट होता है फिलामेंट, और वो एंथर्स की तरफ उसको पुश करता है। देन इसमें क्या हो जाता है फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है बेसिकली देखने को हमारे लिए मिलती है।
देन इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली जो पॉलिनेशन अगर देखें, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर और टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन का जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एज अ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। तो पॉलिनेशन भी अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा गवर्न हो सकता है, जैसे कि पर्टिकुलरली बायोटेक हो सकता है या ए बायोटेक फैक्टर्स हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो इसमें हो सकती है। देन इसमें अगर हम देखें तो पॉलिनेशन बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ऑटोगेमी, और देन क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है जिसको हम एलोगेमी बोलते हैं, या फिर आपका जिटेनोगेमी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? बेसिकली आपको ये याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड देन जिटेनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं आप? ऑटोगेमी। इन वर्ड्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑटो मतलब स्वयं या फिर सेल्फ, ठीक है। एलो मतलब डिफरेंट या क्रॉस, देन जिटेनोगेमी में देखने वाले किस तरह से होता है। सेल्फ में क्या होगा कि एक ही प्लांट रहेगा, एक ही प्लांट एंड उसके सेम फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देन जिटेनोगेमी जो कंडीशन है वो ये होती है आपकी, प्लांट तो एक ही है, ठीक है, प्लांट सिंगल प्लांट है, बट जो उसमें फ्लावर हैं वो एज डिफरेंट होते हैं, एक जगह पे मेल फ्लावर है और दूसरी जगह पे फीमेल फ्लावर है। तो ये जनरली मोनोसियस जो स्पीसीज रहती है उनमें जिटेनोगेमी देखने को मिलता है। और बेसिकली जब जिटेनोगेमी होती है तो उसका जो जेनेटिक तौर पे अगर हम देखें, जेनेटिक लेवल पे, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन की तरह ही बिहेव करता है बेसिकली। अब आप ये बोलोगे कि सर जो मेज आपने पढ़ाया है, मेज भी तो मोनोसियस है और उसमें जिटेनोगेमी बेसिकली देखने को मिलती है। तो मेज में क्या रीजन है कि बेसिकली इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इतना ज्यादा होता है, जबकि इसमें तो एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होता है। तो उसके पीछे जो बेसिक रीजन है उसका मेज में, उसमें क्या होता है कि डाइकोगेमी प्रेजेंट होती है। डाइकोगेमी मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बेसिकली क्या होते हैं? अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो जैसे आपका ये मेज का जो प्लांट है, मेज का जो प्लांट है, तो इसमें क्या है कि जो डिफरेंट टाइम पे ये क्या है, हाँ, सिल्क मैच्योर हो रही है, और देन डिफरेंट टाइम पे क्या है कि जो टेसल मैच्योर हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डाइकोगेमी बोलते हैं। और डाइकोगेमी में बेसिकली दो कंडीशंस आती हैं, एक होता है प्रोटेंड्री, दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होता है कि पहले जो मेल जो ऑर्गन है, ठीक है, पोलन पहले मैच्योर हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। तो बेसिकली इसमें जो मेज में जो रीजन है बेसिकली क्या है? प्रोटेंड्री, या हम बोल सकते हैं डाइकोगेमी, जिसके कारण कि इसमें जिटेनोगेमी पाते हुए भी, मोनोसियस कंडीशन प्रेजेंट होते हुए भी इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये आपको याद जरूर रखना है कि किस तरह से इसमें देखने को हमारे लिए मिलता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ ये हमने देख लिए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और ये इसमें, और जो हमारा जिटेनोगेमी होता है उसका जेनेटिक कंसिक्वेंसेस किसके इक्वल होता है एज ए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की, क्योंकि पर्टिकुलर जो प्लांट का जीनोटाइप है उसके द्वारा जो गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे वो एज ए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की तरह ही प्रोड्यूस होते हैं। तो जो जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें जिटेनोगेमी को और सेल्फ पॉलिनेशन का, बेसिकली एक सा वो इफेक्ट होता है, बट जो उसका फ्लावर है अलग अलग फ्लावर में होता है जिटेनोगेमी में, और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज का ऐसा बिलीव है कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज से इनका ओरिजिन हुआ है। तो हमने जब फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट जब हमने डिस्कस की थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन से क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स उसमें क्रिएट होंगे और एक स्टेबल जीनोटाइप्स उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब जब वो स्टेबल जीनोटाइप उसमें प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपको उस नए एनवायरनमेंट में उस स्टेबल जो जीनोटाइप उसको एज अ मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसी जीनोटाइप में बार बार चेंजेस होंगे तो जो एनवायरनमेंट था आपका उसमें उसको देखना पड़ेगा कि वो उससे डेविएशन शो ना करे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम आपको, वो जनरली पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन में चेंज हो सकता है वहां पे, या फिर उसमें एक बहुत ज्यादा लिंकेज पाया जा सकता है, ठीक है, लिंकेज वगैरह। इनके द्वारा क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक बैकग्राउंड है उसको एज फिक्स किया जाता है बेसिकली। आ रहा है ना सेकंड यूनिट वाला याद आपको, तो सब भूल गए हो? यस सर, आ रहा है। यस सर। जैसे कि एक ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है आपका, और यहाँ पे जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस वाला प्लांट यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पा रहा था। ये जो 15 डिग्री सेल्सियस वाला जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा था, और इसके बाद जो एक 17 डिग्री सेल्सियस वाला है ये ब्लैक में, और ये जो इस तरह का ये आपका 13 डिग्री सेल्सियस वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर अच्छे से ग्रो कर पा रहा था। अब क्या हुआ कि कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, किसी भी तरह का स्ट्रेस देखने को मिला, जो आपका एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट में चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। जो एनवायरमेंट हुआ आपका, अब ऐसा एनवायरमेंट हो गया कि इसमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
का इंक्रीजमेंट हो गया और इसमें 17 डिग्री सेल्सियस जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका चेंजेस हुए हैं इसमें, ठीक है, या जो सिलेक्शन हुआ है वो उस कंडीशन में या तो इस पॉपुलेशन में से ऐसे इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन होगा जो इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए या इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल होंगे, जैसे कि 17 डिग्री सेल्सियस वाला ये था, तो इसके लिए सिलेक्शन होगा वहाँ पे। एंड देन अब ये मेंटेन रहे, ठीक है, जो इसमें चेंजेस हुए हैं या म्यूटेशंस वगैरह जो कुछ भी उसमें हुआ है सिलेक्शंस वगैरह के द्वारा या कोई भी प्रोसीडर के द्वारा ये नए एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टिव हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अब ये इसमें और फर्दर चेंजेस ना हो। तो इससे बचने के लिए इसमें दो तरीके की प्रोसीडर्स हो सकते हैं। एक है आपका उसका जो पॉलिनेशन है उसको चेंज किया जाए। पॉलिनेशन चेंज होने जैसे कि अगर ये क्रॉस पॉलिनेटेड से सेल्फ पॉलिनेशन में चेंज होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है कि 5 से 6 जनरेशन के बाद जनरली क्या होती है, होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है, मतलब कि उसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं होती है बहुत ज्यादा। तो जनरली इसमें क्या होता है कि आप एक किसी भी जीनोटाइप को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं, तो ये बेसिकली इसमें एडवांटेज रहता है। और या तो फिर आपका लिंकेज के द्वारा भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा है कि जो इवोल्यूशन के टाइम पे जो सेल्फ पॉलिनेटेड जो प्लांट थे वो उनका इवोल्यूशन हुआ है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट से, डिफरेंट इन्वायरमेंट से। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसका सेल्फ पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि ये बहुत कम तक इनका जो पीरियड होता है वो कम रहता है, जनरली एनुअल्स होते हैं ये। और बेसिकली इनमें क्या देखने को मिलता है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग अगर देखने को मिलेगा तो ये क्या करेगा, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है और हेटेरोजाइगोसिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। और देन इसके बाद क्या है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इसमें होता है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में क्या होता है कि जो स्टेमिनेट फ्लावर है और पिस्टिलेट फ्लावर है, वो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो फ्लावर है आपका कैसा हुआ, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट हैं, वो एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। बट अगर हम देखें बेसिकली तो ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उसमें पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो। कुछ कंटेंट में क्या होता है कि इसमें 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है, 1 से लेके 5% तक अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन में हम उन सारे प्लांट्स को या स्पीसीज को हम ऐसा क्लासिफाइड कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के बेसिस पे। जनरली आप अगर देखो इसमें अगर 5% से कम है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। अगर 5 से लेके 35% तक अगर क्रॉस पॉलिनेशन जा रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज। देन इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है आपकी कौन सी, क्रॉस पॉलिनेटेड। अगर 35% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज बोलते हैं। तो इसके बेसिस पे जनरली क्लासिफाई किया जाता है। ऐसा बेसिकली नहीं देखने को मिलता कि अगर कोई स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेटेड है तो वो पूरी 100% क्रॉस पॉलिनेटेड होगी। बेसिकली उसमें क्या रहता है कि अलग अलग जो इसकी इंटेंसिटी है उस पे लेवल पे उसको देखने को हमारे लिए बेसिकली ये मिलता है। तो बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, जिससे कि इसका जो जेनेटिक बैकग्राउंड है बहुत लंबे टाइम तक इसको हम मेंटेन कर सके। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा इफेक्टेड होता है, जैसे टेम्परेचर, लोकेशन, रीजन, पर्टिकुलरली ह्यूमिडिटी, इन सब के द्वारा ये इफेक्टेड होता है। अब कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो आती है मेथड वो है आपकी क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का सीधा मतलब है कि जो आपका फ्लावर है कभी ओपन ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक फ्लावर उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है और वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये जब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो सीधी बात है कि बाहर से कोई पोलन आ ही नहीं सकता उसके अंदर और उसको करने की, मतलब कि फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा, जो फीमेल है वो मेल के द्वारा ही एज अ फर्टाइल होती है इस कंडीशन में। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए फेस नहीं करनी पड़ती क्रॉस पॉलिनेशन की, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ये। और व्हीट, ओट और बार्ले में जनरली देखने को मिलती है। जनरली जो ग्रासेस वगैरह होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलती है। और देन इसके बाद दूसरी जो फैक्टर है, दूसरी जो मेथड है इसकी सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने की, वो है आपकी चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो ऑर्गन्स है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फ्लावर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या फ्लावर ओपन होता है। तो इस कंडीशन में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो सके, बट 1-2% हम इसमें बोल सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इसमें पॉलिनेशन सही अच्छे से नहीं हुआ हो, या मेल जो प्रेजेंट था आपका वो इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, तो ये पॉलिनेशन ना हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ओपन तो ये उस पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता है। देन बाहर से कोई इसमें कंटामिनेशन हो सकता है या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर सबसे इफेक्टिव बात करें तो क्लस्टोगेमी है, देन उसके बाद आएगी आपकी चेस्मोगेमी, आप इसको बोल सकते हैं, चेस्मोगेमी जो मेथड है उसको। बेसिकली ये भी व्हीट, बार्ले, राइस, ओट इनमें देखने को मिलती है, और अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं उसकी, उनमें अलग अलग इंटेंसिटी में देखने को मिलता है, किसमें किस लेवल पे देखोगा आपको। देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग में 3 चीजें आपको याद रखना है। एक है जो कौन सा पॉलिनेशन टाइप है उनका, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड है स्पीसीज, क्रॉस पॉलिनेटेड है वो। देन है क्रोमोसोम नंबर उनका याद रखना है, तभी आप उनका पता कर पाएंगे कि इसका जेनेटिक लेवल पे किस तरह से हम इसको जो क्रोमोसोम है मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी ये शो कर रहे हैं या पॉलीप्लॉइडी शो करना है। देन इसके बाद तीसरा आता है आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन मैक्सिमम क्रॉप्स के याद रखना है। तो ये 3 चीजें जरूर आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी बेसिकली। तो ये सारी आप देख लें और इसको हो सके जितना जल्दी उसको याद करें, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसको आप पूरा मतलब एक किसी पर्टिकुलर पेज पे लिख लें, और जनरली उसका जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि जो जनरल आपके एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनमें भी इससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं। देन इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है। आपको ऑफन जरूर याद रखना है बेसिकली, ठीक है। ऑफन में कौन कौन से आते हैं, ज्वार, सोरगम जिसको बोलते हैं, कॉटन। देन इसके बाद है आपका ब्रॉड बीन, जूट, टोबैको, पिजन पी, अरहर। देन राई, ब्रेसिका की कुछ स्पीसीज जैसे कि येलो सरसों वगैरह। देन ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, सनफ्लावर और टिट्रिकेल एंड जूट। तो ये सारी आपको अच्छे से याद रखना है कि किस किस में आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। ज्वार, कॉटन, जूट, टोबैको, पिजन पी, राई, सनफ्लावर, टिट्रिकेल, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। इससे टिट्रिकेल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया था। देन इसके बाद जो अदर मेथड है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने की, वो कौन सी आपकी, जो जनरली हम लेग्यूमिनस प्लांट्स अगर देखते हैं तो उनमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, स्टिग्मा क्या होती है, क्लोजली सराउंडेड। जो स्टिग्मा जो पेटल्स होते हैं एक कील का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पी हुआ, मूंग बीन, उड़द बीन, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें बेसिकली इस तरह का देखने को मिलता है कि फ्लावर ओपन बट द स्टेमन्स एंड स्टिग्मा आर हिडन बाय द अदर फ्लोरल ऑर्गन्स। तो ये जो कील का फॉर्मेशन करता है, 2 पेटल मिलके नीचे की तरफ, तो उससे क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन इसमें इतना ज्यादा इफेक्टिव वे में नहीं हो पाता है बेसिकली। और कुछ जैसे पर्टिकुलर स्पीसीज देखें, जैसे टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, इनमें क्या होता है कि जो आपकी स्टिग्मा है बहुत ज्यादा एंथर से वो एज अ क्लोजली सराउंडेड होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करती है। देन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव एंड इलोंगेट थ्रू द स्टेमिनल कॉर्म्स, दिस इंश्योर प्रीडोमिनेंट सेल्फ पॉलिनेशन। जो स्टिग्मा है रिसेप्टिव होती है और स्टेमिनल कॉर्म्स के द्वारा अगर वो इलोंगेट होती है, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करता है। अगर हम जेनेटिक कंसिक्वेंसेस देखें सेल्फ पॉलिनेशन के, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, और उसी रेट से ये क्या करता है, हेटेरोजाइगोसिटी को रिड्यूस करता है। अब इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं पाया जाता बेसिकली। जो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि जो रिसेसिव एलील रहते हैं वो पहले ही शुरुआती स्टेज में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बट क्रॉस पॉलिनेटेड जो स्पीसीज रहती हैं उनमें क्या रहता है कि जो रिसेसिव एलील्स हैं वो एज ए हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। जब इसमें क्या होगा, इनब्रीडिंग अगर हम करवाते हैं तो वो इसमें क्या रहता है कि जो इसमें ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, ये जो स्मॉल ए स्मॉल ये दिख रहा है आपको, ये क्या करेगा कि आपकी पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसका जो विगर है और जो उसकी फर्टिलिटी है या उसके परफॉर्मेंस उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो ये आपका, जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज क्या होती हैं, हाईली होमोजीनियस होती हैं, उनमें जनरली जो जीनोटाइप रहता है वो कैपिटल ए ही बेसिकली रहता है। तो इसमें आप इनब्रीडिंग करवाएंगे तब भी क्या आएगा, यही जीनोटाइप आता है, तो इसमें ये बेसिकली इतना ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं करता है इनब्रीडिंग। अब हमने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेआरएफ में आ चुका है। जो आपके सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज रहती हैं जैसे कि राइस वगैरह हुआ, इनमें इनमें क्या होता है कि बहुत कम लेवल पे क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें हेट्रोसिस कुछ कंटेंट में देखने को मिलती है, जिसका हम हाइब्रिड प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो हाइब्रिड्स को आप सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेटेड में भी
यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें कंसिडरेबल हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है। बट अगर ब्रीडिंग का अगर हम एम देखें इसमें, तो बेसिकली क्या होता है, होमोजाइगस वेराइटीज जनरली जो हमारी प्योर लाइंस हुई, ठीक है, मल्टी लाइंस वगैरह जो वेराइटीज हैं, वो बेसिकली इसका मेन टारगेट होता है इनमें। देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक प्लांट का जो पोलन है वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाते हैं, उसको देन फर्टाइलाइज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये डिफरेंट फैक्टर्स के द्वारा हो सकता है जिनको हम सीड टैग में और अच्छे से पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमोफिली मतलब विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के द्वारा एंटेमोफिलिस, तो ये सारे इसमें आ सकते हैं। अब कौन कौन सी मैकेनिज्म है जो इसको प्रमोट करती हैं? पहली आपकी डिक्लाइन। डिक्लाइनिंग का मतलब है यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब या तो आपका स्टेमिनेट फ्लावर प्रेजेंट है या फिर पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट है, आइदर कंडीशन है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है मोनेकी प्रेजेंट है। मोनेकी में क्या आता है आपका, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें पहला है सेम इन्फ्लोरेसेंस पे, तो वो है कैस्टर, मैंगो, बनाना, अभी हमने देखा है, ठीक है, कोकोनट। सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में मेज हुआ आपका कोकोरवेट, वॉलनट, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरीज एंड रबर, ग्रेप्स एंड कैजाब। इन सब में क्या है, डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस को प्रेजेंट है। तो मोनेकी की जो कंडीशंस है उसके द्वारा भी ये क्या कर सकता है, ये इसको प्रमोट करता है। देन दूसरी जो कंडीशन है वो है आपकी डायोकी। इसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो एज अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है पपाया, डेट प्लम, हैम्प, एस्पेरेगस एंड स्पिंच, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पपाया, डेट प्लम, हैम्प, एस्पेरेगस एंड स्पिंच, और जो एक पिस्ताचियो नट भी हमने पढ़ा था, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। किन किन में डायोकी पाई जाती है, किन में मोनेकी पाई जाती है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका, जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड पढ़ते हैं तो सेल्फ पॉलिनेटेड का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसमें क्या पाया जाता है, होमोगेमी पाया जाता है। बट ये जो अपनी क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज होती है उनमें डाइकोगेमी पाया जाता है। डाइकोगेमी मतलब कि मेल एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो ये भी दो तरह का हो सकता है, प्रोटेंडरी, देन इसके बाद है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी जनरली किस में पाया जाता है, पर्लिमिनेट में पाया जाता है। प्रोटोगाइनी, गाइनी जनरली बायोलॉजी में फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ये उससे रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनको गाइनी के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और एंट्री जो वर्ड रहता है जनरली एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजिस्ट, ये जनरली मेल के लिए यूज किया जाता है। तो अगर स्टेमन्स पहले मैच्योर हो रही हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोटेंट्री, अगर गाइनी पहले मैच्योर हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो ये बेसिकली दो तरीके से इसमें देखने को मिलता है। प्रोटेंट्री मेज में प्रेजेंट होता है, मेज और शुगर बीट में, एंड प्रोटोगाइनी पर्लिमिनेट में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है जेआरएफ में, ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं। देन जो लूशन है और अल्फा अल्फा, इसमें हरकोगेमी प्रेजेंट होती है। ये टर्म यहाँ पे ली नहीं, दिखी नहीं है, बट इसको में क्या प्रेजेंट होती है, हरकोगेमी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या रहता है हरकोगेमी में कि मेल एंड जो फीमेल जो रहती हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बीच में कोई वेरियर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको हरकोगेमी बोलते हैं। ये बेसिकली लूशन एंड अल्फा अल्फा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मेटिक जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। वैक्सी लेयर प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या होता है कि जब पोलन यहाँ पे आएगा, पोलन इसमें जो वैक्सी लेयर के कारण इसमें जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो ये हरकोगेमी के कारण इसमें बेसिकली देखने को मिलता है। The stigma does not become receptive until this waxy film is broken by the visit of honeybees, which also affect the cross pollinations. और ये जो वैक्सी लेयर है जनरली honeybees के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जो honeybees है बेसिकली ये भी क्या करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इम्प्रूव करती हैं या उसको बढ़ाती हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका हमने जितनी भी अभी तक मैकेनिज्म पढ़ी है उनमें से अगर एक से ज्यादा मैकेनिज्म किसी में पर्टिकुलरली पाई जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रोटेंडरी को ये क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इंक्रीज कर सकता है एज कम्पेयर टू ओनली वन मैकेनिज्म। जैसे कि मेज का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसमें मोनेकी प्रेजेंट है। मोनेकी का मतलब कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लेस पर प्रेजेंट है एक ही प्लांट पे, और दूसरा है प्रोटेंडरी, मतलब कि अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कर पाता है, जिससे कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बहुत हाई लेवल पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब दो या दो से ज्यादा मैकेनिज्म ऐसी हों जो एक साथ क्रॉस पॉलिनेशन को इंप्रूव कर रही हैं तो वो इसको ज्यादा इफेक्टिव होता है। देन SI सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पोलन है फंक्शनल पोलन प्रोड्यूस होता है, बट इसमें क्या दिक्कत है, पोलन फंक्शनल है बट ये या तो फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाता, या फर्टाइल कर भी देता है तो जो सीड जो एम्ब्रियो बनता है वो ऐसा बहुत ज्यादा वीक बनता है, जिसके कारण वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है।
तो बेसिकली ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका होमोमॉर्फिक, दूसरा होता है आपका हेट्रोमॉर्फिक। नाम से ही हमको पता चल रहा है, होमो मतलब सेम मॉर्फोलॉजी होगी और हेट्रोमॉर्फिक मतलब कि जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी होगी डिफरेंट होगी। होमोमॉर्फिक भी आगे दो तरीके का होता है, एक होता है स्पोरोफिटिक, दूसरा होता है आपका गैमेटोफिटिक। और जो आपका हेट्रोमॉर्फिक है इसमें भी डाई स्टाइली, ट्राई स्टाइली, ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। स्पोरोफिटिक में क्या होता है कि जो आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो पोलन को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट के द्वारा गवर्न होती है, मतलब जो पोलन को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है उसके द्वारा गवर्न होती है। बट गैमेटोफिटिक में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पोलन है उसका क्या जीनोटाइप है उसके बेसिस पे ये डिपेंड होता है, उसके द्वारा ऐसा ही रिएक्शन गवर्न होती है। हेट्रोगैमेटिक में जनरली अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली जो ठीक है एंथर का फिलामेंट और स्टिग्मा का फिलामेंट की अगर इक्वल लेंथ है तो उस कंडीशन में इसमें क्या होता है पॉलिनेशन जनरली देखने को मिलता है। जो डाई स्टाइल होती है इसमें दो तरीके की स्टाइल बनती है, एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट। अगर लॉन्ग स्टाइल देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पिन फ्लावर, और अगर शॉर्ट स्टाइल देखने को मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं थ्रम फ्लावर। ट्राई स्टाइलिंग में तीन तरीके की देखने को मिलती है, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। बाकी हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाले यूनिट को जब हम कवर करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो आपका पोलन या तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो उसमें क्या होता है कि वो एज अ फंक्शनल नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम इसमें मेल स्टेरिलिटी जनरली देखने को मिलती है। मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में भी हम क्रॉस पॉलिनेशन करा के हाइब्रिड जो सीड्स है उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जेनेटिक कंसिक्वेंसेस देखें अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन के, तो क्या क्या है। ये जो पॉपुलेशन होती है जनरली हेट्रोजाइगस बेसिकली होती है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करने से हेट्रोजाइगसिटी इसमें इंक्रीज होती है। हाईली हेट्रोजाइगस होते हैं और इसमें माइल्ड टू सेवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मैंने रीजन पहले ही बता दिया है, हेट्रोजाइगस स्टेट में होंगे। ये जो तीन बन रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, जो स्मॉल है ये क्या करेगा पूरी आपकी पॉपुलेशन के जो परफॉर्मेंस है उसको ऐसा रिड्यूस कर देगा, क्योंकि तीन प्लांट तो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं बट एक प्लांट आपका कम परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके कारण इसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें होता है और इसमें हेट्रोसिस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो हाइब्रिड वेराइटीज को इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाइब्रिड सिंथेटिक कंपोजिट वेराइटीज का यूज कर सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट है आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज, तो एक्सीड 5% एंड मे रीच 30%, 30 या 35% ये जा सकता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी जो वेराइटीज जो स्पीसीज हैं ज्वार, कॉटन, पिजन पी, सनफ्लावर, टिट्रिकेल, जूट, इन सब में ये बेसिकली देखने को मिलता है। और अगर इसमें ब्रीडिंग मेथड्स जो हम सूटेबल दोनों की ब्रीडिंग मेथड्स कर सकते हैं, बेसिकली सेल्फ की भी कर सकते हैं क्रॉस की भी कर सकते हैं, वो इसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और बट इसमें हाइब्रिड जो वेराइटीज होती हैं बेसिकली सुपीरियर देखने को मिलती हैं। हेलो। Yes, sir. Sir. हाँ। Yes, sir. देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ पॉलिनेशन।
मतलब कि आप मोड ऑफ पॉलिनेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या क्रॉप की, इसमें किस तरह का पॉलिनेशन प्रेजेंट है। तो इसके बेसिकली 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला है आपका, आप फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है उसको एनालिसिस करके देख सकते हैं कि फ्लावर किस तरह का बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट है, उसमें किस तरह की मेल एंड फीमेल कब कब मैच्योर होना है, तो वो सब आप उसमें देख के पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे वो उसका फ्लावर मॉर्फोलॉजी है। दूसरी क्या, आइसोलेशन में आप एक सिंगल प्लांट को ग्रो करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लांट में सीड सेट होता है या नहीं होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एक प्लेस है या ग्रीन हाउस आप ले सकते हैं, उसमें आप उस पर्टिकुलर एक ही प्लांट को आप ग्रो करें, तो अगर उसमें सीड सेट हो जाता है, सीड सेट होने का मतलब है कि इसमें सीड सेट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। बट अगर उसमें सीड सेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको पता चल जाएगा कि इसको पॉलिनेशन करने के लिए किसी अदर प्लांट की जरूरत थी। तो इस कारण इसमें क्या हुआ, सीड सेट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमको पता चल जाएगा कि एज ए क्रॉस पॉलिनेटेड है। बट अब इसको अब ग्रो कहाँ पर करना पड़ता है, आइसोलेशन में, मतलब कि अदर प्लांट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तीसरा है कि इफेक्ट ऑफ विगर, इफेक्ट ऑफ सेल्फिंग या इनब्रीडिंग ऑन विगर। जो आपका पर्टिकुलर प्लांट है, अगर आप उसमें सेल्फिंग करते हैं या इनब्रीडिंग करते हैं, तो उसको जो विगर में रिडक्शन अगर देखने को मिलता है, तो उससे हमको पता चलता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड है। और उसके विगर में अगर जनरली रिडक्शन नहीं देखने को मिलता है, तो हमको ऐसा पता चलता है कि ये एज ए सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है। तो बेसिकली ये 3 तरीके हम इसमें जनरली यूज कर सकते हैं मोड ऑफ पॉलिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए। देन इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपको ये पता चल गया कि मतलब स्पीसीज कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है। देन अब आपको क्या करना है कि उसमें पता लगाना है कि कितने % क्रॉस पॉलिनेशन उसमें प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर स्पीसीज में। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है आपको, एक पर्टिकुलर जिस स्पीसीज का आपको पता लगाना है कि उसमें कितने % क्रॉस पॉलिनेशन है, उसका आप 2 स्ट्रैंड लेंगे, ठीक है। एक है आपका कैसा डोमिनेंट और दूसरा है आपका रिसेसिव स्ट्रैंड। जब आपने इन दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं इनकी प्लांटिंग करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर ऐसे वे में प्लांटिंग करना है कि जिससे डोमिनेंट और रिसेसिव में प्रोबेबली एज अ जो आपका पॉलिनेशन हो वो इजीली हो सके। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जब क्रॉस करेंगे तो ओनली जो आपके केवल रिसेसिव जो स्ट्रैंड है उसी से आपको क्या करना है, सीड को हार्वेस्ट करना है। जब आप रिसेसिव में से सीड हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या देखना है, जो सीड आपको क्या होना था कि रिसेसिव में जितना सीड आता है वो कैसा आता है, रिसेसिव वाला ही आता है। अब आप इसमें से जो सीड आपने कलेक्ट किया है उसको आप देन देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उसमें ग्रो करके, तो उसमें से कितने % ऐसे जो सीड्स हैं वो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने ऐसे 100 सीड इससे कलेक्ट किए हैं 100 प्लांट से, और उनमें आपने देखा है कि उसमें से 25 प्लांट में कैसा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर भी शो हो रहा है, मतलब कि उसमें कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी भी जीनोटाइप देखने को मिल रहा है। तो आप उससे बता सकते हो कि इसमें जैसा 25% इसमें ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन है, बाकी सारा का सारा कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना % क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली प्रेजेंट है। और अगर पूरी तरीके से मतलब वो अगर क्रॉस पॉलिनेटेड होगा तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे सीड्स क्या होंगे, एज अ क्रॉस पॉलिनेटेड बनेंगे। तो वो इन कंडीशंस इस तरह से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को देखने के लिए कि कितना % में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो बेसिकली आप इसको आप 2 डिफरेंट स्ट्रैंड लेंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, आप उनके बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे अच्छे से, मतलब पर्टिकुलर फील्ड में। देन आप जो रिसेसिव स्ट्रैंड होगा ओनली उसी से सीड्स को हार्वेस्ट करेंगे एंड देन उसका एनालिसिस करेंगे कि वो कितने % उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एज अ जो प्लांट है वो एज अ शो करते हैं। तो जितने % उसमें जो प्लांट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, उतना क्या हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन उसमें रिप्रेजेंट करेगा। सीड प्रोड्यूस ऑन द प्लांट्स ऑफ द only the recessive strands are harvested and the percentage of seed carrying the dominant allele represent the percentage of cross pollination in the species. बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन पर्टिकुलरली वेरी करता है वेदर कंडीशन से, लोकेशन से, वैरायटी वगैरह, इनसे भी ये वेरी करता है बेसिकली देखा जाए। देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एपोमिक्सिस। आप एपोमिक्सिस को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली। तो इसका बेसिकली जो है, आप एक रिसेसिव स्ट्रैंड को एज अ फीमेल की तरह यूज करेंगे। जो आपका रिसेसिव स्ट्रैंड है इसको आप एज अ फीमेल की तरह यूज करेंगे, और जो डोमिनेंट स्ट्रैंड है उसको आप एज अ मेल की तरह यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील आता है, जनरली हम क्या बात करते हैं, एपोमिक्सिस करते हैं, तो जो कैरेक्टर बेसिकली बनता है वो कैसा बनता है, मैटरनल कैरेक्टर जनरली डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो बेसिकली देखने को हमारे लिए बहुत कम लेवल पे मिलता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अगर आपको रिसेसिव प्रोजेनी देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, एपोमिक्सिस की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट है। क्योंकि अगर एक रिसेसिव जैसे स्मॉल ए का एक हम डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट मेल के साथ जब क्रॉस करते हैं,
कैपिटल ए, तो पॉपुलेशन में जो हमारा F1 आना था वो कैसा आना था, हेटेरोजाइगस, और उसमें कैसा होना था कि मैक्सिमम क्या होने थे, डोमिनेंट होने थे। बट अगर एपोमिक्सिस प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन आपका होगा ही नहीं, या कम होता भी है तो बहुत कम इंटेंसिटी में होता है। तो बेसिकली जो प्लांट डेवलप्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर स्मॉल वाले जीनोटाइप के प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें एपोमिक्सिस एज अ प्रेजेंट है। अगर मैटरनल कैरेक्टर्स ज्यादा शो हो रहे हैं तो उस कंडीशन हमको ऐसा ये पता लग सकता है कि ये एज अ इसमें एपोमिक्सिस देखने को मिल रही है। अब इस पहली जो कंडीशन है वो है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस का मतलब कि ओनली अगर एपोमिक्सिस प्रेजेंट है तो सारे के सारे जो प्लांट है वो कैसे बनेंगे, रिसेसिव बनेंगे। क्योंकि बिल्कुल भी आपकी ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। जब सेक्सुअल होगा ही नहीं उसमें तो सारी की सारी जो प्रोजेनी है वो एज अ किसकी, रिसेसिव कंडीशन में हमको देखने को मिलेगी। तो अगर ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस है तो उसमें क्या बनेगा, जितनी भी प्रोजेनी है वो सारी की सारी फीमेल पेरेंट की तरह दिखेगी। देन फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में आपको जितनी परसेंट में ये देखने को मिलता है फ्रीक्वेंसी रिसेसिव ऑफस्प्रिंग की, उतना हम पता लगा सकते हैं कि ये इसमें कितने डिग्री का एपोमिक्सिस है। मतलब जितना ज्यादा परसेंट में फीमेल प्रोजेनिस देखने मिलेंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या पाई जाती है, एपोमिक्सिस उसमें देखने को मिलती है। इन ए सेल्फ जनरेशन presence of a plant showing no inbreeding depression is indicative of apomixis। अगर उसमें कोई सेल्फ जनरेशन है और उसमें कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, in a self generation presence of a plant showing no inbreeding depressions is indicative of apomixis। then a presence of multiple seedlings indicate apomixis polyembryony। अगर एक ही पर्टिकुलर सीडलिंग्स, एक ही अगर हमारा सीड है, सिंगल सीड से बहुत ज्यादा सीडलिंग्स हमको देखने को मिलती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का जो कैरेक्टर है जनरली जो हम बेसिकली पढ़ते हैं जामुन वगैरह में, तो उनमें इनमें क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी बेसिकली देखने को मिलती है। मतलब कि बहुत ज्यादा सीडलिंग्स का अगर डेवलपमेंट होता है एक यूज से तो देन क्या है इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी और ये एपोमिक्सिस उसमें प्रेजेंट हो सकती है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एनालिसिस हैं उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसमें एपोमिक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी टेस्ट हमारे लिए जरूर करना पड़ता है। अगर आपको डिग्री प्रेजेंट करनी पड़ती है कि कितने डिग्री में एपोमिक्सिस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें प्रोजेनी टेस्ट लगाना पड़ता है। मतलब जो प्रोजेनी है उसके बेसिस पे आप उसको पता लगा सकते हैं। क्रोनल जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टडीज हैं वो बेसिकली ये बता सकती हैं कि इसमें एपोमिक्सिस प्रेजेंट है। बट आपको प्रोजेनी आप टेस्ट करते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कितने लेवल में इसमें क्या है, एपोमिक्सिस है। देन इसके बाद है रिलीवेंस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज दे डिटरमाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, देन नेचर ऑफ जीन एक्शंस, देन ईज इन पॉलिनेशन कंट्रोल एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ वेराइटीज आफ्टर रिलीज। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो नेचुरली पॉपुलेशंस होती हैं क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज की हाईली हेटेरोजाइनस होती हैं, इसके कारण इसमें लो इनब्रीडिंग डिप्रेशंस देखने को मिलता है। देन सेल्फ पॉलिनेटेड में बहुत ज़्यादा होमोजाइगस होती हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस नहीं देखने को मिलता है। और जो एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होती हैं वो एज अ कैसी होती हैं, हाईली हेटेरोजाइगस होती हैं और वो भी कैसा बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशंस जनरली शो करती हैं। Primarily because of the effect of inbreeding, the breeding approaches and varieties developed are different from these three groups। Generally self-pollinated species होती हैं उनमें homozygous और स्पीसीज का जनरली या वेराइटीज का आप डेवलपमेंट करने का एम रहता है आपका। क्रॉस पॉलिनेटेड में जनरली आप हाईली हेटेरोजाइगस और हाइब्रिड वेराइटीज जिसमें कि आप वन और मैनी डिफरेंट लाइंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन पॉलिनेटेड या कंपोजिट या सिंथेटिक लाइंस इसमें हो जाएंगी। देन एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स रहती हैं उनमें आप बेसिकली जो डिजायरेबल प्लांट है उसको आप डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं बेसिकली क्लोन के रूप में। अगर जो आपको डिजायरेबल क्लोन मिल जाता है उसके बेसिस पे उसकी एसेक्सुअल प्रोजेनी सिंगल प्लांट की। देन अगर देखें जीन एक्शन की बेसिकली तो हेलो सेल्फ सर। पॉलिनेटेड। हेलो हाँ सर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस करना सर। नहीं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का हेलो मतलब ये होता है कि नाम से पता चल रहा है अगर आप इनब्रीडिंग करवाते हैं तो उसका जो परफॉर्मेंस है या जो विगर है या जो वाइबिलिटी उसमें अगर रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है अगर आप उसमें रिडक्शन मतलब यील्ड डिक्रीज करना। हाँ उसमें आप अगर इनब्रीडिंग करवाते हैं तो बेसिकली जो डिप्रेशन आता है या जो रिडक्शन आता है वो किसके कारण आता है, बेसिकली रिसेसिव एलील्स के कारण आता है, रिसेसिव एलील के होमोजाइगस स्टेट में आने के कारण। तो ये होता है बेसिकली उसका रीजन। देन नेचर ऑफ जीन एक्शंस। तो बेसिकली सॉल्व पॉलिनेटेड जो स्पीसीज होती हैं एनुअल और शॉर्ट लिव्ड होती हैं
और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज से इनका एवोल्यूशन हुआ है। और बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो वही मतलब जो डिफरेंट एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर जीनोटाइप्स को ऐसा मेंटेन करने के उसमें ये वर्क करता है। देन selection during the domestication of many crop has a changed them to self pollinated from cross pollinated species. Then अगर क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज की बात करें बेसिकली लॉन्ग लिव्ड होती हैं और इनमें पेरेनियली होती हैं और वेजिटेबली भी सर्वाइव करती हैं ये बेसिकली। और वेजिटेबली जो प्रोपोगेटेड स्पीसीज हैं वो भी ऐसा बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन शो करती हैं। And cross pollination is also a widespread occurrence among the short-lived species. एंड अगर डोमिनेंस जीन एक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में, डोमिनेंस जीन एक्शन का इफेक्टिव होने के बेसिस पे इसमें क्या करते हैं हम इसमें जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें। तो बेसिकली इसमें जो डोमिनेंस जीन फैक्टर है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। और बट जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल जो फैक्टर्स जो पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं स्टिल शो डोमिनेंस फॉर मैनी ट्रेट्स, दिस इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड एज एविडेंस फॉर देयर ओरिजिन फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेटेड इंसेस्टर्स। और जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज भी होती हैं उनमें भी कई कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंस देखा गया है, बट इससे हमको ये पता चलता है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं वो एज अ क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज से उनका ओरिजिन हुआ है। और बेसिकली अगर देखें सेल्फ पॉलिनेटेड में जो मेजर जीन एक्शन होता है वो किस तरह का होता है, एडिटिव टाइप का वेरिएंस प्रेजेंट होता है उसमें। The cross-pollinated and self-pollinated populations show another differences in their genetic organizations, continual conversion of free variability, potential heterozygotic variability and potential homozygotic variability। जो cross-pollinated आपकी स्पीसीज होती हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप की वेरिएबिलिटीज प्रेजेंट होती है जैसे फ्री वेरिएबिलिटी, पोटेंशियल हेटेरोजाइगोटिक वेरिएबिलिटी और पोटेंशियल होमोजाइगोटिक जो वेरिएबिलिटी होती है इनमें क्या होता है इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब कि कभी कोई चीज ज्यादा होगी कभी कोई वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। बट अगर सेल्फ पॉलिनेटेड में अगर हम बेसिकली बात करें तो वो एज ए जो पूरी की पूरी वेरिएबिलिटी है वो एज ए होमोजाइगोटिक कंडीशंस में आके जो आपकी होमोजाइगोटिक कंडीशन है उसमें आपको एज अ फ्रीजन हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है। तो बेसिकली उतना ज़्यादा इसमें इंटरचेंजेस नहीं हो पाता, इसी कारण ये बहुत कम सिलेक्शन को रिस्पॉन्ड करती है। बाकी हम जो फ्री वेरिएबिलिटी है, पोटेंशियल वेरिएबिलिटी है, हेटेरोजाइगोटिक वेरिएबिलिटी एंड पोटेंशियल होमोजाइगोटिक वेरिएबिलिटी, इसको क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में अच्छे से देखेंगे इन सारे पॉइंट्स को। Then in case of the self-pollinated species, one of the other hand, bulk of the variability is frozen as a homozygotic potential variability. The amount of genetic variability present in a self-pollinated population would be comparable to that in the cross-pollinated populations, provide there were no selection. Basically ज़्यादा इतना effective भी नहीं होता इनमें selections करना। Then facility in controlled pollinations. जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो स्पीसीज होती हैं बेसिकली उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होता है। तो आपको जब आप क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं या उसको पॉलिनेशन को कंट्रोल करके जब आप हाइब्रिड वेराइटीज बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे किस तरह से वो पॉलिनेशन कंट्रोल में आपकी मदद करती हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्लांट ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि पॉलिनेशन कंट्रोल कितना ईजी हम कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना रहता है और आपको सेल्फ पॉलिनेशन से बचना रहता है। बट अगर आपको सेल्फ फर्टाइल पॉपुलेशंस या F1 के बाद F2 प्रोड्यूस करनी है तो उस कंडीशन में आपको सेल्फिंग करना पड़ता है जिसमें आपको क्रॉस पॉलिनेशन से बचना पड़ता है। क्रॉस पॉलिनेशन का बचने का सिंपल तरीका होता है कि आप बैगिंग वगैरह कर सकते हैं जिससे कि बाहर के जो पर्टिकुलर आपका फ्लावर है उसमें बाहर से पोलन्स वगैरह ना आए। ठीक है, तो ये आप बैगिंग कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए। और क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो फिर आपको उसमें इमस्कुलेशन करना पड़ता है। बेसिकली इमस्कुलेशन में या तो आप हैंड इमस्कुलेशन कर सकते हैं, इमस्कुलेशन किसी केमिकल का यूज कर सकते हैं या जो फिजिकल एजेंट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, एक्सरे रेडिएशंस वगैरह कर सकते हैं। देन या आप SI का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसमें मेल स्टेरिलिटी का यूज कर सकते हैं। जनरली हैंड इमस्कुलेशन उन स्पीसीज में किया जाता है जिनमें जो फ्लावर का शेप होता है, फ्लावर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। उन कंडीशन में हम क्या करते हैं एज उसमें हैंड इमस्कुलेशन कर सकते हैं। बट अगर फ्लावर बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में आपको मेल स्टेरिलिटी और जो SI वाला जो सिस्टम्स रहता है वो थोड़ा फेवरेबल माना जाता है बेसिकली अगर देखा जाए तो। और बाकी टेक्निक्स भी आप यूज कर सकते हैं अल्कोहल वगैरह। बट ये जो अलग टेक्निक्स है वो इतनी ज़्यादा फील्ड लेवल पे वर्किंग नहीं है जितनी मेल स्टेरिलिटी वगैरह, ये इनका यूज बहुत ईजिली कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ वेराइटीज आफ्टर रिलीज। जब आप एक वेराइटी को रिलीज करते हैं उसके बाद वो वेराइटी का परफॉर्मेंस कितना स्टेबल है। जैसे कि आपने एक वेराइटी को रिलीज किया है 65 क्विंटल पर हेक्टेयर उसका प्रोडक्शन है, वीट की वेराइटी है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें टाइम टू टाइम जो वेराइटी में वेरिएशंस कितना देखने को मिल रहा है। उसके बेसिस पे हम इसको देखते हैं कि जो वेराइटी है वो स्टेबल है कि नहीं है। 65 अगर ये प्रोडक्शन दे रही है आपकी वेराइटी तो इसको आप बोलेंगे कि स्टेबल है। और अगर इसमें धीरे धीरे रिडक्शन हो रहा है कैसे 63 देन 62 60
तो कुछ साल बाद उसमें देखने को मिला 45 क्विंटल ही इसमें की प्रोडक्शन देने को मिल रही है। तो ये सारी दिक्कतें आपको देखना रहता है। वो जेनेटिक बैकग्राउंड से आप बेसिकली पहचान सकते हैं अगर कोई भी स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज अगर कोई है तो उसमें क्या होता है कि F1 तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है बेसिकली, बट उसके बाद की जो जनरेशन होती है उसमें रिकॉम्बिनेशन सेग्रीगेशन के कारण जो रिसेसिव एलील्स रहते हैं, जो आपकी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट रहती है हेटेरोजाइगोटिक कंडीशंस में, तो वो क्या करती है कि सेग्रीगेशन के कारण जो रिसेसिव एलील्स रहते हैं वो एज अ रिप्रेजेंट होते रहते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो आपकी पर्टिकुलर जो स्टेबिलिटी है वो एज इसकी इसमें रिडक्शंस हो सकता है। बट इसके साथ एक और एडवांटेज होता है क्रॉस पॉलिनेटेड का कि इनमें डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए क्या कर सकती हैं, इजीली उनको एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो ये इनमें एक बेसिकली फायदा होता है। इन सेल्फ पॉलिनेटेड pollinators varieties are homozygous and natural cross pollination is negligible, therefore they remain fairly stable in their genetic constitution over generations। तो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं बेसिकली, उनमें किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन अदर क्रॉप द्वारा बेसिकली नहीं होता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो उनका जेनेटिक बैकग्राउंड है वो बहुत लंबे टाइम तक वो वैसे मेंटेन करके रख सकती है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो आसपास भी जो वैरायटी लगी हुई है और भिंड से पॉल्यूशन होता है तो पोलन एक जगह से दूसरी फील्ड में इजिली ट्रेवल कर जाते हैं उनके। तो उससे क्या होता है कि कंटामिनेशन कॉज होता है, जिससे कि आपकी जो वैरायटी है उसका परफॉर्मेंस में बहुत कमी देखने को हमको मिल सकती है। देन इसी तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में देखने को मिलता है, बट दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ देयर अवन। जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप्स स्पीसीज होती हैं उनमें जनरली हम ये मानते हैं कि जो क्लोन बनता है वो इमॉर्टल बनता है, ठीक है, मतलब कि उसकी वो डेथ कभी नहीं होती है। बट उसमें भी क्या होता है कि बेसिकली वायरस कंडीशंस, वायरस के द्वारा अटैक हो जाए उस पर, या पर्टिकुलर कोई डिसीज का अटैक हो जाए, तो वो कंडीशंस में क्या होता है कि जो क्लोन होता है वो भी मॉर्टल होता है। देन इसके बाद बट इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज सफिशिएंट प्रिकॉशंस हैज to be taken to avoid contaminations of synthetic composite and open pollinated varieties by forage pollen. In the case of hybrid varieties, farmers have to replace the seed every year due to the severe inbreeding depressions in the subsequent generations. Even in the case of synthetic varieties, seeds should be replaced every few years. Generally हम जो अभी हमने बात की थी, जो हाइब्रिड होता है उनका सीड रिप्लेसमेंट रेट 100% के समथिंग होता है, मतलब कि आपको हर साल नया सीड जनरली यूज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण बेसिकली प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती है आपको। बट जो सिंथेटिक और आपकी कंपोजिट वैरायटीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, बट उनको भी आपको बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है बेसिकली। जनरली अगर देखें तो 3 to 4 ईयर्स में उनको आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर बेसिकली देखें तो 2 to 5 की जो बेसिकली जो रेंज आती है उसके बीच में आपको इनको एज अ रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग इनब्रिड्स लाइन का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है। बट आपको जो हाइब्रिड्स रहता है उसके कंपैरिजन में इतना ज़्यादा बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ठीक है, करें कंप्लीट क्लास को। सर हाँ, सर पॉलिनेटेड वैरायटीज शॉर्ट लिव्ड कैसे होती हैं वो एक बार बता दीजिए। शॉर्ट लिव्ड कैसे होती है, मतलब जनरली इनका जो ड्यूरेशन होता है बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं रहती हैं। उनमें जनरली जो ड्यूरेशन होता है बहुत जल्दी लाइफ साइकिल उनका कंप्लीट हो जाता है बेसिकली, ये देखा जाए तो। और जो बेसिकली आप जो पढ़ते हैं बेसिकली जो ट्री वगैरह हुए आपके एरोमेटिक जो प्लांट्स हुए, तो वो जनरली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, तो उनका जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा पेरेनल नेचर के वो शो करते हैं। ओके सर। सर डी लेवलिंग के बताई थी आपने, क्या डी लेवलिंग? डीनेवलिंग हम जनरली बनाना में यूज करते हैं। उसमें क्या रहता है कि जो आपका ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसको हम स्यूडोस्टेम बोलते हैं, जैसे ये आपका पर्टिकुलर प्लांट है, तो यहाँ पे जो उसका इन्फ्लोरेसेंस आता है, ठीक है, इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस आता है। ऊपर की तरफ फीमेल फ्लावर्स रहते हैं ये यहाँ पे, और देन नीचे की तरफ क्या रहता है कि मेल फ्लावर्स बेसिकली रहते हैं। जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है उस कंडीशन में, तो पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रूट्स बनाना लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और देन इस टाइम पे इसका जो वेट होता है, मेल जो फ्लावर्स उस टाइम पे भी क्या हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं उस कंडीशन में। तो जो आपका प्लांट है उसका वेट एक तरफ बहुत ज़्यादा
जाने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक तरफ मूव करता है, तो इसमें क्या रहता है कि अगर थोड़ी भी अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा रहती है तो वो आपका प्लांट को एज ए गिरा सकती है, ठीक है, तो इससे आपका बहुत ज्यादा यील्ड में रिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसी से हम बचने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो वेट है, जो आपका, इसको वेट को आप कम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है इसको आप कट कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिनेवलिंग बोलते हैं। जब आप इतना इन्फ्लोरेसेंस कट करेंगे इसमें तो इसका वेट नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा एडवांटेज मिलता है मतलब उसमें। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर, जो एसेक्सुअली प्रोपागेटेड जो क्रॉप होती है, जो क्लोन होते हैं, हम्म वो सर हाईली होमोजीनियस व हेटेरोजाइगस होते हैं। तो सर हेटेरोजाइगोसिटी क्लोन में सर कैसे आती है? हेटेरोजाइगोसिटी क्लोन में किस तरह से आती है? बेसिकली देखो, जनरली हम देखें हेटेरोजाइगस का क्या होता है, प्रोडक्शन बेसिकली ज्यादा होता है या वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो होमोजाइगस तो उसका इवोल्यूशन के टाइम पे उसमें धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले गए उसमें। तो हेटेरोजाइगस का उत्पादन भी अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो इजीली वो कर सकता है। तो बेसिकली पहले से ही उसमें जो क्लोन्स थे वो उसी तरीके से मेंटेन होते आ रहे हैं, और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं है, मतलब जो रिप्रोडक्शन वगैरह होता नहीं है, तो जिससे कि उसमें डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हो सकें वो आ सकें। इनब्रीडिंग जनरली देखने को नहीं मिलती उसमें। आप जो एक बार जीनोटाइप इसका मेंटेन हो जाता है तो वो बहुत लंबे टाइम तक उसी जीनोटाइप में रहती है, तो इस कारण उसमें बेसिकली हेटेरोजाइगोसिटी प्रेजेंट होती थैंक यू सर। इनब्रीडिंग का मतलब जरा समझाइए। है। देखो, कोई पर्टिकुलर जैसे इनब्रीडिंग का मतलब ही क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब पूछना है। हेलो, हेलो, सर हाँ, इनब्रीडिंग का मतलब, हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि जब हम जो सेल्फिंग रहती है ना उसी को हम इनब्रीडिंग बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई आपके पास एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है, जैसे कि ए जीनोटाइप है आपके पास, तो ये जैसे कि 50 क्विंटल इसमें इसका क्या है, प्रोडक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर। अगर आप एक वीट की वैरायटीज का एग्जांपल ले लेते हैं तो, और आपने इसका देखा है कि जो इसका जो क्या है, जब आपने इसमें सेल्फिंग करवाते हैं, जब इसमें सेल्फिंग करवाएंगे आप, तो सेल्फिंग किस तरह से होगी, ठीक है। सेल्फिंग कराने का मतलब ही होता है हमारा कि मतलब उसी के साथ हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो सेल्फिंग होती है। तो इसमें जो जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, देन स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन है ये पूरी की पूरी क्या होगी, इसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जीनोटाइप के प्रेजेंट है। तो इसमें जो ये जो रिसेसिव वाला जो प्लांट है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो मतलब तीनों के तीनों ठीक है, मान लिए अपन ने, ठीक है, अच्छा, बेसिकली इसका सबसे अच्छा होगा। तो जब ये जो रिसेसिव के कारण इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस में कमी आती है। जनरली अगर आप देखें रिसेसिव वाले की अगर देखें तो 30 क्विंटल भी अगर प्रोडक्शन है इसका, तो आपकी पर्टिकुलर जो पूरी पॉपुलेशन है उसका अगर आप एवरेज प्लांट का अगर उत्पादन निकालेंगे तो इस 50 के कंपैरिजन में कम आएगा, करीब 45 भी अगर आपका आता है। तो ये क्या है, इनब्रीडिंग के कारण जो डिप्रेशन आता है या जो विगर में जो कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसको हम बोलते हैं। अब आगे समझिए। हेलो, यस और जो सर। क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग क्या, इनब्रीडिंग करने के कारण जो आपको विगर में या जो उसका परफॉर्मेंस है उसमें जो रिडक्शन आता है उसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस सर, बट सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन समझाइए। ये क्रॉस पॉलिनेशन में क्या था, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज कैसी होती हैं, हाईली हेट्रोजीनियस होती हैं। ये यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। ये अब जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड जनरली क्या होती हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं, ठीक है, होती हैं कि नहीं होती हैं। यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। जब सेल्फिंग करेंगे तो किसके साथ क्रॉस होगा, कैपिटल ए कैपिटल के साथ ही क्रॉस होगा। इसके सारे गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल ए बनेंगे। जब इसकी प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी बनेगी, कैपिटल ए। तो इसमें आपकी पॉपुलेशन मेंटेन वैसे ही किसी तरीके का आपको रिसेसिव कैरेक्टर्स वो हो ही नहीं रहा है, तो आप सीधी बात है कि इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब आ गया, यस सर। यस करें क्लास सर एसेक्सुअली के केस में सर हाँ, सर एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट के केस में सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखेगा कि नहीं? देखो अब सेक्चुअली सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग वाली की पूछ रहा हूँ।
एसेक्स वाली के केस में सर, तो वहां तो हाईली हाइट्रोजाइगस होता है। हाँ देखो हाँ सेक्चुअली तो आपको डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन का टाइप किस तरह का है, क्रॉस पॉलिनेटेड है कि सेल्फ पॉलिनेटेड है। अच्छा ठीक है सर। ठीक। सर दूसरे क्लास। हाँ सर सर मेरा डाउट था सर, मोनोएशियस और हर्माफ्रोडाइट में सर क्या डिफरेंस होता है? देखो हमने हर्मोफ्रोडाइट जब बात की थी तो हमने देखा था कि मेल एंड फीमेल जो फ्लावर, जैसे एक फ्लावर है आपका, जैसे ये एक पर्टिकुलर फ्लावर है, इसमें ये फीमेल है, ठीक है, और ये यहीं से निकल के ये पोलन निकल गए। अगर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही उसमें प्रेजेंट है, फ्लावर में एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एज अ हर्मोफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे? हर्मोफ्रोडाइट। देन जो नेक्स्ट कंडीशन है मोनोसियस कंडीशन का आप बोल रहे हो, मोनोसियस कंडीशन में क्या होती है कि प्लांट तो एक ही होता है, जैसे प्लांट ये एक ही प्लांट है, बट उसमें या तो अलग अलग प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगे मेल एंड फीमेल फ्लावर, या स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर, या एक ही इन्फ्लोरेसेंस में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस कंडीशन। आप समझ गए? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में एंडोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक बताया था, वो एक बार वो मैं पूरा रिपीट करूंगा उसमें, एसआई में जब पढ़ाऊंगा पूरा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर ये मेगा स्पोर मदर सेल होती है, उसमें जो लेयर्स होती है उनके बारे में एक बार वो बता सकते हैं क्या? मेगा स्पोर मदर सेल नहीं, जो एंकर साइट है ना उसका, मतलब इस तो तरह का उस इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें, हाँ सर। ठीक है, तो 4 पोलर रहते हैं यहाँ पे आपकी। बाहर की तरफ जो सबसे लेयर होती है इसमें, उसको हम बोलते हैं, बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, देन उसके बाद आती है एंडोथेसियम, देन उसके बाद आती है मिडिल लेयर, और उसके बाद जो सेल्स की लेयर आती है उसको हम बोलते हैं टेपिटम सेल्स कहते हैं। तो पीएमसी इसको जनरली क्या करती है, ओवरलैप करके रखती है, जैसे कि उसका जो एज अ फूड न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करती है, जो सबसे बाहर की होती है प्रोटेक्ट, ठीक है। एंड एंडोथेसियम है आपकी, वो एज ए इसके डेहिसेंस में हेल्प करती है, और इसके बाद मिडिल लेयर है, देन जो आपकी एपिटम सेल, यही। यस सर, यस सर, ओके सर। वो किसी का डाउट था, मतलब एक्सक्यूज कि मी एसआई वाला और बता ही देता हूँ, ठीक है। एसआई में क्या होता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दो तरह की होती है। पहली आपकी होमोमॉर्फिक, ये माइक किसका है जो फ्लक्चुएट कर रहा है? होमोमॉर्फिक जो रहती है, इसमें क्या रहता है कि जो आप नाम से पता चल रहा है फ्लावर की मॉर्फोलॉजी सेम होगी, तो इसमें बेसिकली डाई स्टाइली, मतलब दो तरह की स्टाइल, और ट्राई स्टाइली में क्या होती है, 3 तरह की स्टाइल होती है। अब डाई स्टाइली में भी आपके एक तो बनती है लॉन्ग स्टाइल, दूसरी बनती है आपकी शॉर्ट स्टाइल। तो इसमें 2 तरीके के फ्लावर बनते हैं, एक फ्लावर में क्या रहेगी, लॉन्ग स्टाइल रहेगी तो उसको हम बोलते हैं पिन फ्लावर, दूसरे में शॉर्ट स्टाइल बनती है तो उसको हम बोलते हैं थ्रम फ्लावर। ट्राई स्टाइल में भी इसी तरीके के देखने को मिलता है, बस उसमें तीसरी कंडीशन आ जाती है, मीडियम टाइप का फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, ये होमोमॉर्फिक हो गया। ये हमारा कौन सा हेट्रोमॉर्फिक हो गया, मतलब मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है। अब दूसरी कंडीशन आएगी होमोमॉर्फिक, मतलब कि जो फ्लावर है वो सेम देखने में, आपको कोई भी फ्लावर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। होमोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी सेम है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पोरोफिटिक, दूसरा होता है गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक में क्या होता है आपका कि जो एसआई रिएक्शंस है, ठीक है, जो उसका जेनेटिक बैकग्राउंड है वो किसके द्वारा गवर्न होता है, पोलन को प्रोड्यूस करने वाला जो प्लांट है, जिस प्लांट पे पोलन लगे हैं उसके जीनोटाइप पे वो डिपेंड करता है, मतलब कि प्लांट के जीनोटाइप पे। जबकि गैमेटोफिटिक में क्या होता है, गैमेटोफाइट जो होता है उसका जो पोलन होता है उसी के ये जीनोटाइप पे एज डिपेंड करता है। बाकी इसके आगे पूरा एसआई हम उसमें अच्छे से देखेंगे, ठीक। ओके सर, थैंक यू। सर ये एक्सक्यूज मी टैप्टम सेल का आप सर बताए थे उस हेलो हाँ सर ये जो मोनोइसी अपन ने पढ़ा है सर, उसमें उसमें ये लिखा है कि सर जो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो फ्लावर्स हैं वो अगर सेम इन्फ्लोरेसेंस में रहेंगे तो सर वो हाँ, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे। तो सर अगर सेम में रहेंगे तो फिर कैसे प्रमोट करेंगे सर, वो समझ नहीं आया। वो सेम में फिर उसके साथ अलग अलग मैकेनिज्म प्रेजेंट होती हैं। डाइकोगेमी प्रेजेंट हो सकती है उसके साथ, मतलब अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं वो, तो अलग अलग मैकेनिज्म के साथ रहता है पर्टिकुलर हर क्रॉप में बेसिकली देखा जाए तो। तो और सर उसमें सेल्फ नहीं होगा, क्रॉस होगा। हाँ जनरली तो क्या होता है कि
क्रॉस देखने को मिलता है मेजरली स्पीसीज में, बट वो सेल्फ पॉलिनेशन भी कई स्पीसीज में देखने को मिलता है, क्योंकि प्योरली आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब वो पूरी तरीके से ही क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे, कुछ कंटेंट में उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। सर वो आप मेज वाला आप बता रहे थे, वो उसका कंफ्यूजन हो रहा। मेज में किस तरह से रहता है मतलब, हाँ तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। मतलब मेज में जो टेशल और सेल्क रहती हैं एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहती हैं, बट अलग अलग टाइम पे मैच्योर होती हैं प्रोटेंटी के कारण, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। ओके सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ठीक ठीक है, अब सर करें क्लास। हाँ सर टेप्टम सेल का आप 4 कैरेक्टरिस्टिक बताया तो उसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना। पहला है मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। दूसरा है उसमें पॉलीप्लॉइडी प्रेजेंट होती है। देन तीसरा है यूविस्ट बॉडी उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद चौथा है कि वो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, जिसके द्वारा कि उसमें जो फूड मटेरियल होगा उसका यूज एज अ वो जो पोलन जो उसकी जो सेल्स होती हैं उनको फूड एज अ प्रोवाइड करने का न्यूट्रिस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर वो पॉइंटेड गार्ड में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो? पॉइंटेड गार्ड में सेल्फ पॉलिनेशन होता हाँ। है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हाँ सर, वो देखो तो वैसे कुकुरबिट का क्रॉस पॉइंट गार्ड वैसे बेसिकली अगर देखें तो अपना किस में आता है, डायोसियस में आता है। डायोसियस में मतलब अलग अलग प्लांट पे उसके मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होंगे, और अलग अलग पे प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बस। ठीक है, करें क्लास खत्म, और किसी को नहीं है डाउट? नो सर। सर क्लास सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर।